हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आपने पिछले क्लास में देखा था धातु और अधातु। उससे पहले हमने आपके अम्ल क्षार और लवण पढ़े थे। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज बायोलॉजी जो है ना शुरू करने जा रहे हैं। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, जैव प्रक्रम। क्या है बाबू मेरे, जैव प्रक्रम है। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग पेशेंस के साथ जो है ना पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत बड़ा है तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप सब लोग जो प्यार से बैठकर इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही प्यारे तरीके से मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसको, ओके ना। तो बायोलॉजी हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, ओके। तो आइए हम लोग देखते हैं जैव प्रक्रम। क्या देखते हैं बाबू मेरे, जैव प्रक्रम। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपसे एक आग्रह करेंगे, जो रोज करते हैं वो फिर मैं आग्रह कर रहा हूं कि भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, करिए जल्दी से फटाफट। तो सब लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त हमें आप लोगों को काफी सारी चीजें जो है ना वो देनी है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे हमारे साथ जुड़कर तैयारी को और बेहतर बनाइए, ओके ना। लाइक भी कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ओके। तो शुरू करें, आइए। तो हम लोग बाबू मेरे देखते हैं अपना जैव प्रक्रम। क्या देखते हैं बाबू मेरे, जैव प्रक्रम देखते हैं। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम को थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है ना। देन हम लोग बातें करेंगे जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं हम लोग जैव प्रक्रम। तो सीधी सी बात है मेरे दोस्त, जैव प्रक्रम हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है। हमारे कहने का मतलब क्या, जीवों के जीने के लिए आवश्यक है। हम भी जीव हैं, यानी उन सभी प्रक्रियाओं को इसमें सम्मिलित कर लीजिए जो जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। उन सभी प्रक्रियाओं को ही हम एक साथ मिला करके क्या कह देते हैं, जैव प्रक्रम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जैव प्रक्रम कह देते हैं। उन सभी प्रक्रियाओं में आपके कौन कौन से प्रक्रिया बाबू मेरे आ जाएंगे। तो आप सबको पता है कि इसमें आपके पोषण आ जाएंगे, श्वसन आ जाएंगे, वहन आ जाएंगे, उत्सर्जन आ जाएंगे और साथ ही साथ जनन भी आ जाएंगे। जनन हालांकि ये आवश्यक प्रक्रियाएं नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग जैव प्रक्रम में रखते हैं। ये आवश्यक इसलिए नहीं है क्योंकि जनन जो है ना वो जीने के लिए आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि भाई जो जनन नहीं करता है वो जीवित नहीं रहता है। हमें वैसी प्रक्रियाओं को इसमें इंक्लूड करनी है जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अगर इसमें से कोई एक प्रक्रिया अगर खत्म हो जाए तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। चाहे वो पोषण की प्रक्रिया अगर हम छोड़ दें तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, या फिर श्वसन की प्रक्रिया छोड़ दें तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, या फिर वहन हमारे शरीर में नहीं हो, सर्कुलेशन अगर हमारे शरीर में नहीं हो तो भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे, अगर उत्सर्जन नहीं हो तो भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि भैया मेरे जनन अगर नहीं हो तो हम जीवित नहीं रहे। बिना जनन के भी इंसान जीवित रहता है। एग्जाम्पल में महामानव आपको दिखाई देंगे, है कि नहीं है। महामानव तो आप जानते हो किसको कह रहे हैं, फिलहाल दुनिया किसको कह रही है महामानव। वो भी शादी नहीं की, शादी करके छोड़ दिए हैं। हाँ, तो शादी करके छोड़ दिए हैं भैया, में तो जनन तो हुआ नहीं फिर भी जीवित है। उनके जस्ट पहले वाले वाजपेयी जी है ना, वो भी नहीं किए हैं भाई। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी शादी नहीं किया। ऐसे कई सारे लोग जो है ना वो शादी नहीं किया फिर भी जीवित है ना। तो इसीलिए हम इसको उस प्रक्रिया में बाबू मेरे हम इंक्लूड करते तो हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए आवश्यक ये नहीं होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो जैव प्रक्रम आप समझ गए, यानी कुल मिलाकर जैव प्रक्रम हम कह सकते हैं वे प्रक्रियाएं, सम्मिलित रूप से हम उन प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जिसमें हमने देखा पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, साथ ही साथ जनन भी इंक्लूड हमने इसमें कर लिया, ओके ना। अब आगे बढ़ते हैं, प्यार से देखते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले बाबू मेरे हम लोग पोषण के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे, पोषण के बारे में, कि पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, ठीक है ना। इसको हम समझते हैं। तो भैया मेरे पोषण यानी कहने का मतलब ये वो प्रक्रिया होता है जो जीव शरीर अपनी वृद्धि के लिए ऊर्जा के लिए भोजन प्राप्त करता है, और उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है, और उस ऊर्जा से जीव शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है, और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं जो है शरीर के अंदर भी संपन्न हो रही होती है। ये कंप्लीटली मिलाकर हम इसको कह देंगे पोषण है।
यानी कुल मिलाकर बात यह है कि हम इसमें यह कह रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने शरीर की वृद्धि और ऊर्जा के लिए भोजन प्राप्त करते हैं, है ना, वह क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। यानी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका यही होता है कि हम उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकें। ऊर्जा क्यों चाहिए अपने को? तो शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं हो रही होती हैं, उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए, और साथ ही साथ हमारे शरीर में वृद्धि भी हो रही होती है, विकास भी हो रहा होता है। इन सब के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जीवन में हम लोग डेली जो है ना भाग दौड़ करते हैं, उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। होती कि नहीं होती है? जल्दी से बताइए फटाफट सब लोग मिलकर के। होती है ना? यानी हम लोग जीवन में भाग दौड़ करते हैं, उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए होता है, और हमारे शरीर के अंदर भी कुछ क्रियाएं हो रही होती हैं, उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए होता है। तो इसीलिए पोषण आवश्यक है। तो पोषण क्लियर हो गया आपका। अब पोषण जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। क्या होता है? एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है परपोषी पोषण। स्व कहने का मतलब ही हो जाता है खुद। स्व का मतलब क्या होता है? खुद। तो यानी कहने का मतलब वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं बाबू मेरे? उसको हम लोग कह देते हैं स्वपोषी। और जिस प्रकार का वो पोषण करता है उसको कहते हैं स्वपोषण। और वो जीव कैसा हो गया? स्वपोषी। यानी ये कौन से जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो वो होते हैं पौधे। कौन होते हैं बाबू मेरे? पौधे। और वो भी कौन पौधे? हरे पौधे। हरे पौधे जो है ना क्या करते हैं? वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है ना? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और दूसरा अगर बात करें परपोषी की बात करें बाबू मेरे, तो परपोषी कहने का मतलब पर का मतलब ये होता है दूसरा। पर का मतलब दूसरा। जैसे हम लोग जानते हैं परलोक यानी दूसरा लोक। कहां जाना है भाई? तो हमको तो परलोक सिधार गए, यानी वो दूसरे लोक में चले गए। पर स्त्री यानी दूसरे की स्त्री। यानी कुल मिलाकर हम यहां पर यह कहें कि पर का मतलब ही होता है दूसरा। यानी वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहे, या फिर वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? परपोषी। और जिस प्रकार का ये पोषण करते हैं उस पोषण को हम लोग कहते हैं परपोषण। इस परपोषण को हम लोग विषम पोषण भी कहते हैं, है ना? विषम पोषण भी कहते हैं, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। परपोषण कह दीजिए या फिर परपोषी, ये विषम पोषण कह दीजिए, ये दोनों एक ही है। तो अब इसमें कौन कौन से जीव आ जाएंगे? तो हम मनुष्य आ जाएंगे, जानवर आ जाएंगे, यानी कुल मिलाकर कि जो दूसरे पर आश्रित रहे भोजन के लिए। हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। अब कहोगे गुरुजी हम लोग अपने से बना के तो खाते हैं, वो नहीं है। नहीं नहीं नहीं। क्या हम लोग अपने शरीर से इधर निकाल लिए, इधर झाड़ी निकाल लिए, इधर झाड़ी निकालिए, इधर गेहूं लग रहा है, इधर जो है ना अपना क्या बोले अपना दाल लग रहा है, सर से जो है ना वो क्या बोलते हैं चावल निकल रहा है, हाँ मुंह से इधर से निकाल के देख लिए भैया मेरे हम लोग अलग अलग प्रकार की सब्जियां निकल रही है, ऐसा कभी हमने देखा है क्या? नहीं ना। तो हम कुल मिलाकर हम लोग पौधे के उत्पाद को हम लोग ग्रहण करते हैं, जंतु के उत्पाद को हम लोग ग्रहण करते हैं, यानी हम लोग कुल मिलाकर दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। तो हम लोग कैसे हो गए? हम लोग परपोषी जीव हो गए। और पोषण कैसा हम लोग करते हैं? तो परपोषण करते हैं, और हम लोग दूसरे पर आश्रित रहते हैं। परपोषण की बात क्लियर हो गई। अब परपोषण की अगर बात करें यानी परपोषी की बात, परपोषी जीव की बात करें, तो अगर देखें तो हम लोग 3 प्रकार के भैया हमारे पोषण होता है। ये परपोषी जीव भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के पोषण करते हैं। आश्रित भी रहना है तो अलग अलग जीव जो है ना वो अलग अलग चीजों पर निर्भर करते हैं। जैसे हम बात करें, एक होता है प्राणिसम पोषण, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक होता है प्राणिसम पोषण। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त कि वे जीव जो अपना भोजन जो है ना ठोस कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, और उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। कहां होता है वो मेरे? पाचन कहां होता है? तो पाचन जो है ना इसमें जो है अगर देखा जाए
तो इसका पाचन बाबू मेरे कहाँ होगा? पाचन इसमें जो होता है, पाचन कहाँ होता है? शरीर के भीतर, शरीर के भीतर होता है। पाचन कहाँ होता है? शरीर के भीतर होता है। अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें हम लोग भी आ जाते हैं, शेर, कुत्ता, बिल्ली भी आ जाती है, साथ ही साथ अमीबा भी आ जाता है, अमीबा भी आ जाता है, पैरामीशियम भी आ जाता है। इन सब जीवों में देखना आप भोजन करने के बाद पाचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, शरीर के बाहर नहीं होती है। अब देखा जाए मृत जीवी पोषण, ये वैसे जीव होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी मृत पदार्थों से, यानी मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गाय, बैल, भैंस, बिल्ली या फिर ये पेड़ कभी गिर जाता है कट के, ठीक ना, पत्ते गिर जाते हैं, तो आप सबने देखा होगा एक ऐसा भी समय आता है कि कुछ समय बाद जो है ना वो अपने आंखों से ओझल हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। यानी हमने गाय, बैल, भैंस मरा लाकर फेंक दिए, कुछ समय बाद देखते हैं वहां पे तो कुछ भी नहीं है, केवल हड्डियां ही हड्डियां है। तो वो कहां जाते हैं? तो वो जाते यही हैं, इनका भोजन बन जाते हैं, कवक और बैक्टीरिया का भोजन बन जाते हैं। ये कवक और बैक्टीरिया करते क्या है? उस पे बाहर, शरीर के बाहर ही क्या करते हैं? उस पे एंजाइम छिड़कते हैं, उसको सड़ाते हैं, उसको गलाते हैं, उसको तरल अवस्था में लेकर आते हैं, फिर अवशोषित करते हैं ये महोदय। ठीक है, ये क्या करते हैं? फिर अवशोषित करते हैं। तो इस प्रकार का पोषण जो होता है, जो शरीर के बाहर सड़ा गला पदार्थ से जो पोषण लिया जाता है, उस प्रकार के पोषण को हम लोग कह देते हैं मृतजीवी पोषण। क्या कह देते हैं? मृतजीवी। साथ ही साथ देखा जाए एक होता है परजीवी, यानी दूसरे जीव पर रहता है, ये उसको हानि पहुंचाता है और उसी से पोषण भी लेता है। ठीक है, यानी परजीवी कहने का मतलब ये दूसरे जीव पे रहता है और वहां से पोषण भी लेता है और उसको हानि भी पहुंचाता है। जैसे आपने देखा होगा मलेरिया का परजीवी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम। यानी हम अगर कहें बाबू मेरे मलेरिया की बात करें अगर हम लोग, तो मलेरिया परजीवी की बात करें, है ना, ये पूछा जाएगा क्या होता है मेरे दोस्त, तो ये परजीवी होता है। ये मलेरिया परजीवी जो है हमारे आरबीसी में रहता है। कहां रहता है बाबू मेरे? हमारे आरबीसी में रहता है और वहां से भोजन भी लेता है और क्या करता है? हमें बीमार भी करता है। वहां से भोजन भी लेता है और हमें बीमार भी करता है। उसी तरह से गोल कृमि की बात करें, फीता कृमि की बात करें, ये सब हमारे शरीर पर ही रहते हैं। जू की बात कर लें, जू देखे हो ना, ढील, ढील जिसको कहते हैं, हाँ, लड़कियां सब ऐसे ऐसे करती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या? ये सब परजीवी हैं। जू जिसको कहते हैं हम लोग, रहता अपने माथे में रहता है। ठीक ना। साथ ही साथ अमर बेल का पौधा आपने देखा होगा, सेवई जैसा होता है। किसी किसी पेड़ पे आप देख लिए होंगे कि वो कैसा होता है, वो सेवई जैसा होता है। उस पौधे, जिस पौधे पर लग गया, जिस पेड़ पर ये लग गया, समझो उसका अंत समय आ गया, अब वो पौधा रहने से रहा। तो अमर बेल बाबू मेरे बहुत ही खतरनाक होता है। ये क्या करता है? उस पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण तो करता है और इतना ज्यादा शोषण कर लेता है मतलब कि पौधा क्या होता है, धीरे 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 सूख भी जाता है। ठीक है ना। तो उसके बाद उसमें फल वगैरह लगने भी बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत खतरनाक होता है। अगर आपको चाहिए कि अपने पड़ोसी को परेशान करना, तो उठाइए और इतना ला करके फेंक दीजिए, वो अपने आप फैल जाता है भाई, सेवई जैसा पीला पीला करके वो जो है वो लटका हुआ रहता है, उसी से भोजन करता है, उसको हानि पहुंचाता है। तो ये परजीवी पोषण हो गया। तो हमने यहाँ पर देखा परपोषी, जिसको हम हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं। ये परपोषी तीन प्रकार के हो गए। एक प्राणिसम हो गया जो सरल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करता है, ठोस कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करता है, इसका पाचन शरीर के अंदर होता है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? मनुष्य आ जाता है, शेर, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, जितने भी होते हैं ये सब आ जाते हैं। साथ ही साथ इसमें एक जीवी भी होता है, एक कोशिक जीव भी होता है, जिसमें आप अमीबा कह सकते हैं, पैरामीशियम कह सकते हैं, ये भी प्राणिसम पोषण करते हैं। उसके बाद से मृत जीवी की बात हमने किया। मृत जीवी में क्या होता है? ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और ये शरीर के बाहर ही पचा देते हैं भोजन को, फिर अवशोषण करते हैं। कौन उसमें आता है? कवक और बैक्टीरिया आता है।
साथ ही साथ देखा जाए तो परजीवी पोषण की बात करें, यानी ये दूसरे के शरीर पर रहता है, जिसमें गोलकृमि आ गया, दांत खाद खुजली वाला मामला हो गया, ठीक ना। उसके बाद से अमरबेल की बात कर ले हम लोग, ठीक ना, ये अमरबेल दूसरे पौधे पे रहता है। साथ ही साथ देखा जाए मलेरिया परजीवी हो गया, वो आरबीसी में रहता है, हमें क्षति पहुंचाता है और हम ही से पोषण लेता है। ये बहुत हरामखोर टाइप के हैं भाई ये जीव, ठीक ना। अरे भाई खा रहे हो चुपचाप खाओ, हमें क्षति मत पहुंचाओ, हाँ हमें क्षति मत पहुंचाओ, ठीक ना। तो ये वाला मामला हो जाता है। तो 3 प्रकार के हमने देख लिए भाई परपोषी। अब आइए सबसे पहले स्वपोषण देखते हैं भाई। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्वपोषण देखेंगे। और स्वपोषण में कौन देखेंगे, आइए सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर क्या बाबू मेरे, स्वपोषण देखेंगे, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखेंगे, जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाता है कौन भाई, पौधा बनाता है। अपना भोजन कौन बनाता है, पौधा बनाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं स्वपोषण, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं पौधे में पोषण की बात करेंगे, क्योंकि स्वपोषण एक पौधा करता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है साइनोबैक्टीरिया, है ना। एक महोदय वो भी प्रकाश संश्लेषण कर लेता है और एक अपना पौधा महोदय प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उसी के द्वारा अपना पोषण करते हैं मेरे दोस्त। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये पोषण किसके माध्यम से करते हैं बाबू मेरे, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो कहा जाता है कि ये सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधे जब कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ये मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे जो है ना प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में क्या करते हैं मेरे दोस्त, जब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रकाश संश्लेषण। एक बार फिर से सुन लीजिए, यानी कहने का मतलब पौधे जब प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल के सहायता से, क्लोरोफिल इसमें बाबू मेरे नहीं है, क्लोरोफिल इसमें छूट गया है हमको लगता है, तो याद रखिएगा यहां पर लिख लेते हैं हम लोग क्लोरोफिल की सहायता से। किसकी सहायता से बाबू मेरे, क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं, पौधे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, या फिर कह देंगे अपना भोजन बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर ना बाबू, क्लियर ना। अब देखिए इसी प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो मैं लगे हाथ बता ही देता हूं बाबू मेरे कि ऑक्सीजन कहां से मुक्त होता है। तो आप याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है बाबू वह कहां से मुक्त होता है, तो ऑक्सीजन जो है वो किससे, जल से मुक्त होता है। किससे, जल से मुक्त होता है। यानी ऑक्सीजन जो है वो किससे मुक्त होता है, जल से मुक्त होता है, जल से मुक्त होता है। ओके बाबू मेरे, जल्दी से बताइए, मुक्त होता है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया दौरान, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान ऑक्सीजन कहां से मुक्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए कहां से मुक्त होता है, तो जल से मुक्त होता है, यानी जल से निकलता है। आपसे यह भी पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया बताइए किसका, प्रकाश संश्लेषण का। तो निम्न में से कौन सा कौन जो है ना प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया है, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, जिसमें कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है गुरुजी, जल, क्लोरोफिल यहां पर लिख दीजिए और यहां पर सनलाइट लिख दीजिए, ठीक है बाबू। यानी क्लोरोफिल और सनलाइट की सहायता से पौधे जब क्या बनाते हैं, ये है अपना ग्लूकोज, क्या है बाबू मेरे, ये अपना ग्लूकोज। इसी को आप कार्बोहाइड्रेट कह दो, क्या कह दो, तो कार्बोहाइड्रेट कह दो। तो ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं मेरे दोस्त। साथ ही साथ उप उत्पाद, यानी उप उत्पाद के रूप में अपने को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। ये क्या होता है, उप उत्पाद होता है, उपोत्पाद जिसको हम लोग कह देते हैं। तो यहां से क्या मिल गया आपको, उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ जल भी है जो है ना ये वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है मेरे दोस्त। तो यहां पर अपना क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीजन मिल गया, किस प्रक्रिया द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है बाबू मेरे, इसको भी आप थोड़ा सा अपने पास रख लीजिएगा। इस प्रश्न को, प्रश्न पूछा जाता है बाबू मेरे कि अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में, किसमें बाबू मेरे, वायुमंडल में, वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ना अपने कहा, अपने वायुमंडल में, अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है।
बात क्लियर ना, जल्दी से बता दो फटाफट, इतनी सी बातें क्लियर हो गई तो ये अपना क्या हो जाता है, अपना प्रकाश संश्लेषण बाबू मेरे यहां से क्लियर हो जाता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, जल्दी से बता दो फटाफट। तो प्रकाश संश्लेषण आपने समझ लिया, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या करते हैं पौधे, अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। बोलो इतनी सी बात क्लियर हो गई ना, बताओ जल्दी से। आइए अब देखते हैं बाबू मेरे कौन कौन सी कच्ची सामग्री प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल होता है, ठीक ना। कौन कौन सी कच्ची सामग्री प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल होता है। तो कच्ची सामग्री कह दो या फिर आवश्यक सामग्री कह दो, कच्ची सामग्री कह दो या फिर आवश्यक सामग्री कह दो। तो इसमें होता है सबसे पहले सूर्य का प्रकाश। क्या होता है बाबू, सूर्य का प्रकाश होता है इसमें इस्तेमाल, क्लोरोफिल का इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ जल का भी इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। एक चीज याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है क्लोरोफिल में कौन से तत्व पाए जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा क्लोरोफिल में बता दीजिए बाबू जल्दी से कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से तत्व बताओ जल्दी से, कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो तत्व पाए जाते हैं तो आप क्या बताओगे, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ कौन सा तत्व पाए जाते हैं। तो यहां पर लिखिएगा आप मैग्नीशियम। कौन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और इसी क्लोरोफिल के कारण बाबू मेरे, हाँ इसी क्लोरोफिल के कारण जो है ना क्या होता है, पौधा ये पत्तियों का रंग क्या होता है बाबू मेरे, पत्तियां कैसी होती हैं, पत्तियां जो है ना वो हरी होती हैं। किसके कारण से, पत्तियां हरी होती है, किसके कारण से, क्लोरोफिल के कारण। बात क्लियर ना, किसके कारण से, क्लोरोफिल के कारण से। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती है। क्या होती है बाबू मेरे, पत्तियां हरी होती हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई ना, बता दो जल्दी से, समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो इतना, इससे ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब इसके साथ ही साथ देखिए कि आखिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन से घटनाएं होती हैं। सबसे बड़ी बात यही है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। किसके द्वारा अवशोषण होता है बाबू मेरे, तो क्लोरोफिल के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश को अवशोषित कौन करता है, तो आप कहोगे गुरुजी क्लोरोफिल करता है। कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। ओके ना। दूसरा होता है मेरे दोस्त कि प्रकाश ऊर्जा का जो है ना रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ये बहुत जरूरी है, ये पूछा जाता है प्रश्न, तो ये पूछा भी गया है। बताइए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो पहला तो होता है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, किसके द्वारा, तो क्लोरोफिल के द्वारा होता है। दूसरा होता है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, ये बिल्कुल सही बात है। और तीसरा होता है जल का विघटन होता है, हाइड्रोजन में और किसमें, ऑक्सीजन में। यहीं से ऑक्सीजन मुक्त होता है बाबू मेरे। तो यहाँ पर जल का विघटन होता है, किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है बाबू मेरे, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और अपचयन होकर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या होता है, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इतनी सी बात क्लियर ना, ग्लूकोज बनता है, या फिर उसको कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो, कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो, ठीक ना। तो ये होता है अपना प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर देख लिया जाएगा इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं बाबू मेरे। अब आता है एक वाष्पोत्सर्जन, यानी अब आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, या फिर आप इसको श्वसन में हम लोग इसको देख लेते हैं, लेकिन हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। श्वसन में भी ये जरूरी है, हालांकि हम इसको यहीं पे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, श्वसन में हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो अब आता है बाबू मेरे ये रंध्र है, और इसमें हम लोग देखेंगे वाष्पोत्सर्जन सबसे जरूरी है ना, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक ना, इसको हम इसमें देखने वाले हैं। तो प्यार से देखिएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बताइए रंध्र क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा बताइए रंध्र क्या होता है। तो आप कहोगे गुरुजी रंध्र जो है ना पत्तियों के सतह पर पाई जाने वाले सूक्ष्म छिद्र को हम लोग रंध्र कहते हैं। पत्तियों के सतह के ऊपर पाई जाने वाली सूक्ष्म छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से, रंध्र कहते हैं। और रंध्र का काम क्या होता है, बताइए जरा जल्दी से फटाफट। तो रंध्र का काम बाबू होता है गैसों का आदान प्रदान। क्या होता है बाबू मेरे, इसका काम, अच्छा इसका काम देखो तो जरा ध्यान से, यहां पर काम मैंने दिया है क्या। तो इसका काम क्या होता है मेरे दोस्त, चलिए हम आगे देखेंगे। इसका काम जो होता है ना गैसों का आदान प्रदान, ठीक है ना। क्या लिख दे यहाँ पर,
यानी गैसों का क्या करता है, ये गैसों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, ओके ना, गैसों का आदान प्रदान। और दूसरा काम इसका सबसे महत्वपूर्ण दूसरा काम होता है, वो होता है वाष्पोत्सर्जन, है ना, वाष्पोत्सर्जन। ओके बाबू, वाष्पोत्सर्जन, ये दूसरा काम क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। पहला हो गया गैसों का आदान प्रदान और दूसरा हो गया वाष्पोत्सर्जन। अब गैसों का आदान प्रदान किस कंडीशन में होता है, तो श्वसन के लिए भी गैसों का आदान प्रदान होता है और ये क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए भी गैसों का आदान प्रदान होता है, और साथ ही साथ इसी के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बाबू मेरे होती है। अब हम यहाँ पर ये समझते हैं, हम यहाँ पर अब बाबू मेरे ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। हाँ, आखिर वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अतिरिक्त जल, जिसमें क्या होता है मेरे दोस्त, पौधे में मौजूद अतिरिक्त जल किसके द्वारा, वाष्प के रूप में पत्तियों के द्वारा निष्कासित किया जाता है। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बात क्लियर। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बाबू मेरे, यानी वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, पौधे में मौजूद अतिरिक्त जल पत्तियों के द्वारा वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है, निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्प का उत्सर्जन। ठीक है, वाष्प का उत्सर्जन, यानी वाष्प का उत्सर्जन, यानी अपना जितना भी अतिरिक्त जल पौधे के अंदर मौजूद होंगे वो सब जो है ना पौधे अपने वायुमंडल में छोड़ देगा वाष्प के रूप में। इसीलिए कहा जाता है कि बारिश अगर करवानी है समय तो पौधे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए, तभी तो ज्यादा से ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, बादल बनेंगे, फिर अपने पास जो भी मिलेगा, बादल बनेंगे तो फिर बारिश होगी, सीधी सी बात है। अब देखिए उस स्टोमाटा की बात करते हैं, तो ये स्टोमाटा है मेरे दोस्त, ठीक है, ये स्टोमाटा बाबू अपने को देखने को यहां पर मिल रही है। ये खुला हुआ है, ये बंद है, ये बंद है और ये खुला हुआ है। देखना जरा ध्यान से, गौर फरमाना। इसमें दो कोशिकाएं होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग रक्षी कोशिकाएं भी कहते हैं बाबू मेरे, है ना, क्या कहते हैं हम लोग, रक्षी कोशिका, या फिर इसी को हम लोग द्वार कोशिका कहो, रक्षी कोशिका कहो, या फिर इंग्लिश में गार्ड सेल भी कहते हैं। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए रक्षी कोशिका कहां पाई जाती है, तो कहिएगा स्टोमाटा में, रंध्र में पाई जाती है। क्लियर। अब ये कैसे बाबू मेरे खुलता है, कैसे बंद होता है, तो इसमें बाबू मेरे मौजूद जो ये छिद्र आपको दिख रहा है, ये स्टोमाटा खुला हुआ है, तो इसका खुलना और बंद होना ये जल के सांद्रण पर निर्भर करता है, ये जल के सांद्रण पर निर्भर करता है। अगर मान लो कि बाबू मेरे इसमें जल अगर भर जाएगा, अगर स्टोमाटा में जल भरेगा, तो जल भरेगा बाबू मेरे तो क्या होगा, जल भरेगा तो ये फूल जाएगा, और जैसे फूलेगा तो इसमें बाहर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो जैसे ही बाहर की तरफ बाबू मेरे फोर्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। कुल मिलाकर बात है कि स्टोमाटा में जब जल भर जाएगा तो फूल जाएगा, फूल जाएगा तो खुल जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से जब बाबू मेरे इसमें से जल निकल जाएगा, तो जब जल निकल जाएगा तो पिचक जाएगा, पिचक जाएगा तो चिपक जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित कौन करता है, जल करता है। जल इसमें घुसेगा तो फूलेगा, फूलेगा तो खुलेगा, जल बाहर निकलेगा तो पिचकेगा, पिचकेगा तो चिपकेगा, चिपकेगा मतलब बंद हो जाएगा। तो ये स्टोमाटा की कार्यविधि होती है बाबू मेरे, इसको याद रखिएगा। इसमें हरित लौक भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, और उसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक ना। उसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। आपसे दो प्रश्न बाबू मेरे यहां से पूछे जाते हैं, लगे हाथ उसको भी यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा जाता है, बताइए प्रकाश संश्लेषी अंग, ठीक ना, पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषी अंग, तो क्या जवाब दोगे, तो आप कहना पत्ती। क्या जवाब दोगे, पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंग की बात करें तो आप क्या जवाब दोगे, पत्ती। लेकिन जैसे बाबू मेरे अंगक की बात कर दे
तो जैसे ही अंगक कहेगा यानी प्रकाश संश्लेषी अंगक कहेगा तो यहां पर लिख देना हरित लवक। ओके ना, क्या लिखोगे? हरित लवक। तो ये दोनों समझना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होकर गलती करते हैं। तो जब आपसे पूछेगा बताइए प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन होता है, अंगक कहेगा तो हरित लवक, अंग कहेगा तो पत्ती, आप बता देना। क्लियर ना बाबू? इतनी सी बातें समझ में आ गई। तो ये हो गया अपना स्टोमाटा। क्या हो गया बाबू मेरे? स्टोमाटा हो गया। अब इसके कार्य मैंने यहां पर बताया मेरे दोस्त, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा गैसों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है, और साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? ये मदद भी करता है, जिसमें जल वाष्प के रूप में रंध्र से बाहर निकलते हैं। तो ये रंध्र का काम हो जाता है। अब बारी आती है, अब हम लोग पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू मेरे? अब हम लोग पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण, ठीक ना। तो अब इस विषमपोषी पोषण में हम लोग बहुत सारे जीवों के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। हम विषमपोषी पोषण में यहां पर सिर्फ मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे, और अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, और पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि विषमपोषी पोषण में मुख्यतः हम अपने किताब के अकॉर्डिंग अगर चल रहे हैं तो इसमें हमें तीन ही के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? अपने बारे में यानी मनुष्य के बारे में, अमीबा के बारे में पढ़ना, और पैरामीशियम के बारे में पढ़ना है। तो विषमपोषी कहने का मतलब ही होता है क्या? जो दूसरों पर निर्भर रहता है। किसके लिए मेरे दोस्त? भोजन के लिए। भोजन के लिए जो दूसरों पर निर्भर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं विषमपोषी पोषण। और उस जीव को हम लोग कहते हैं वो विषमपोषी है, यानी वो दूसरों पर निर्भर करता है। ओके ना, यानी परपोषी जिसको हम लोग कहते हैं, परपोषी कहो विषमपोषी कहो, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अब इस विषमपोषी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त किसके बारे में? मानव में पोषण। किसमें पढ़ेंगे हम लोग? मानव में पोषण हम लोग पढ़ेंगे। और मानव में पोषण के अंतर्गत आता है, क्या आता है मेरे दोस्त? सबसे पहले पाचन तंत्र आता है, क्योंकि पोषण उसी पाचन तंत्र के थ्रू ही होगा, उसी के द्वारा ही होगा। समझ रहे हो ना? यानी हमारे अंदर अगर पाचन तंत्र ही नहीं रहे तो फिर हम पोषण किससे करेंगे? सबसे बड़े सवाल यही है। तो हमें पाचन तंत्र को पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि पोषण उसी के माध्यम से होगा, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग देखें मेरे दोस्त, तो अपने अंदर यानी मानव के पाचन तंत्र कह दो, इसके अंतर्गत पोषण होता है। और इस पोषण की बात करें मेरे दोस्त, तो पोषण जो है ना मनुष्य में कह दो, या फिर किसी भी जीव जो प्राणिसम पोषण करते हैं, या फिर जो विषमपोषी पोषण करते हैं, उसमें 5 चरण में पोषण कंप्लीट होता है। कितने चरण में? 5 चरण में कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे पहले आता है अंतःग्रहण, दूसरा आता है पाचन, तीसरा आता है अवशोषण, चौथा आता है स्वांगीकरण, और पांचवा आता है वैक्षेपण। इन 5 चरणों में पोषण की प्रक्रिया खत्म होती है। पहला होता है मेरे दोस्त अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण कहने का मतलब ही होता है भोजन को उठा के मुख में रख लीजिए, काम खत्म, अंतर्ग्रहण समाप्त। फिर उसके बाद से आता है पाचन। अब भोजन हमने रखा है तो उसको अब चबाना शुरू करेंगे, चबाना शुरू करेंगे तो पाचन की क्रिया शुरू हो गई, क्योंकि मुख में ही भोजन का 30% भाग, याद रखिएगा, मुख में बाबू मेरे कितना? मुख से पाचन शुरू होता है। मुख से पाचन क्या होता है? शुरू होता है बाबू मेरे, शुरू होता है। मुख से पाचन जब शुरू होता है तो यहां पर किसका पाचन होता है? यहां पर पाचन होता है स्टार्च का। किसका पाचन होता है? स्टार्च का। किसके द्वारा? तो टाइलिन नामक एंजाइम का। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। टाइलिन नामक एंजाइम का पाचन होता है कितना प्रतिशत? तो 30% स्टार्च का पाचन अपने मुख से शुरू हो जाता है। यानी कुल बात मिलाकर यह है कि हम यहां पर अगर पाचन की शुरुआत की बात करें अगर, तो अपने मुख से होता है। और यहां पर स्टार्च भैया हमारे, स्टार्च जो है ना 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है किसके द्वारा? टाइलिन नामक एंजाइम के द्वारा, या फिर उसको एमाइलेस भी कहते हैं, या फिर एमिलेस भी कहते हैं, एमाइलेस भी कहते हैं, या फिर उसी में मौजूद होता है कौन? टाइलिन नामक एंजाइम होता है। क्लियर ना? इतनी सी बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। अब बाबू मेरे आगे बढ़ते हैं। अब होता है अवशोषण। जब पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो छोटी आंत में मौजूद दीर्घरोम के द्वारा क्या होता है? अवशोषण की क्रिया होती है। अब जैसे अवशोषण होता है तो वहां पर मौजूद रक्त जो होते हैं उसको लेकर सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं, और फिर कोशिकाओं में
ऊर्जा प्राप्ति के लिए उस पचे हुए भोजन का इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरे, स्वांगीकरण कहते हैं। और इस पूरे पाचन की प्रक्रिया में पूरा भोजन नहीं पचता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बचते हैं, और वो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसीलिए उसको बाहर निकालना भी जरूरी होता है। तो उसी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बहिक्षेपण कहते हैं। तो इन 5 चरणों में अपना पाचन समाप्त, पोषण समाप्त। तो इन्हीं 5 चरणों के थ्रू हम लोग पोषण समाप्त कर लिए। अब आइए देखते हैं बाबू मेरे, पोषण में कौन कौन से अंग जो है ना वो सम्मिलित होते हैं। पोषण में मनुष्य के कौन कौन से अंग बाबू मेरे सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मुख की बात करते हैं, यहीं से शुरुआत होती है। तो इस मुख में बाबू मेरे क्या होता है, तो इस मुख में बाबू मेरे भोजन को रखते हैं तो भोजन चबाते भी हैं। चबाने के दौरान क्या होता है, लार से ये मिलता भी है, और लार से जैसे मिलता है तो उस लार में मौजूद होता है कौन, टाइलिन एंजाइम। और यही टाइलिन एंजाइम जो है ना किसको पचाता है, स्टार्च को। कितना प्रतिशत, तो 30%। क्लियर। हमने क्या कहा, भोजन उठा के मुख में रखा तो भोजन चबाना प्रारंभ किए, और भोजन चबाना प्रारंभ किए तो लार भी निकलना शुरू हो गया। तो अब भोजन लार में मिलना शुरू हो गया। जैसे भोजन लार में मिलना शुरू हो गया तो लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम जो है ना भोजन में मौजूद स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू करता है, पचाना शुरू करता है, और मुख में 30% लगभग स्टार्च पच जाता है। क्लियर ना। तो ये मुख का काम होता है। क्या होता है, ये मुख का काम होता है। फिर अगर बात करें हम लोग आगे देखें कि मुख में बाबू मेरे दांत भी होते हैं। मुख में क्या होते हैं, दांत भी होते हैं। अब जब मुख में दांत होते हैं तो ये दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। मुख में दांत कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से दांत होते हैं बाबू, जल्दी से बताओ फटाफट। तो इसमें सबसे पहले जो बाहर वाला होता है उसको कृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे, कृंतक कहते हैं। जो बाहर जो है ना वो काटता है, जो काटने का काम करता है। फिर आता है रदनक। क्या आता है, रदनक आता है। फिर आता है मेरे दोस्त अग्रचवर्णक, और फिर आता है कौन, चवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत अपने मुख में पाए जाते हैं, और इन दांतों के सबसे ऊपरी परत जो होता है इनामेल का बना होता है। सबसे ऊपरी यानी इस दांतों का सबसे, यानी दांत की बात करें तो सबसे ऊपरी परत किसका बना होता है, इनामेल का। इनामेल का बना होता है। ये सबसे कठोर होता है। जंतु जगत में सबसे कठोर पार्ट होता है, दांत का जो सबसे बाहरी परत जो होता है किसका बना होता है, इनामेल का। और दांत किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और दांत किसका बना होता है, कैल्शियम, जल्दी बताइए, फॉस्फेट का बना होता है। याद रखिएगा, किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इतनी सी बात क्लियर। तो मुख में होता है दांत, और यहीं पर होता है इसमें जो लार, ये लार की बात करें तो किससे निकलता है, ये निकलता है लार ग्रंथि से। किससे निकलता है, लार ग्रंथि से। और लार ग्रंथि कितने होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। मैं नाम बोलता हूं, पैरोटिड्स होते हैं, सब मैंडुबुलर होते हैं, सब लिंगुअल होते हैं। ठीक ना। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि बाबू मेरे अपने मुख में पाई जाती है। इतनी सी बात क्लियर ना। अब उसके बाद इसमें एक मांसल संरचना भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीभ। क्या कहते हैं बाबू मेरे, जीभ कहते हैं। तो लगे हाथ हम इसको भी देख लेते हैं, लगे हाथ हम इसको भी बाबू मेरे देख ही लेते हैं। तो इसीलिए आप प्यार से बैठिए और ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या होता है बाबू मेरे, जीभ का काम क्या होता है, जीभ का काम क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए, सब लोग मिलकर के बताइएगा। जीभ का काम होता है बाबू मेरे, एक तो जीभ का काम होता है कि भोजन को लार से मिलाने का काम करता है।
जीभ का काम क्या होता है मेरे? भोजन को लार से मिलाने का काम करता है। बात सही है? हाँ गुरु जी बात सही है। जीभ का काम क्या होता है? भोजन को लार से मिलाने का काम करता है, ठीक ना। यानी एक होता है मेरे कौन? जीभ महोदय होते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं? लार से मिलाने का काम करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है बाबू मेरे? तो दूसरा काम जो है ना, ये बोलने में सहायता करते हैं, बोलने में सहायता करते हैं। और तीसरा काम क्या होता है बताइए जल्दी से? तो ये तीसरा काम बाबू मेरे होता है कि ये स्वाद का पता भी लगाते हैं। स्वाद का क्या करते हैं? ये पता लगाते हैं। तो एक जीभ भी होते हैं मुख में, ठीक ना। तो मुख में इतना सारा काम बाबू मेरे होता है। फिर उसके बाद से अब आता है ग्रास नली। अब ग्रास नली मुख से लेकर आमाशय तक एक रास्ता देता है भोजन को जाने का, भोजन को जाने का एक रास्ता देता है। इसमें किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई पाचन बाबू मेरे नहीं होता है। बस ये केवल और केवल ये जो है ना पेट तक लाने का एक क्या होता है? एक मार्ग होता है। और ये मार्ग जो है ना क्रमाकुंचन गति करता है, यानी क्रमाकुंचन गति बाबू मेरे ये करते रहता है, जिसके कारण से भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। क्लियर ना बात? तो ये क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन को आगे बढ़ाने का काम बाबू मेरे करता है, ठीक है ना। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती, जिसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं। और वो ग्रास नली यहां पर है, ग्रासिका कहो, ग्रास नली कहो, इसोफेगस कहो, ठीक ना। तो यही है सब, यही महोदय है। ये जो पतला सा डंडी दिख रहा है आपको, ओके ना। फिर अगर आगे देखें, अब आते हैं महोदय अमाशय। अब अमाशय जो है ना एक थैलीनुमा संरचना होता है। क्या होता है मेरे? एक जे शेप। कैसा शेप होता है इसका? जे शेप होता है। और ये कैसा होता है? ये थैलीनुमा संरचना होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन और साथ ही साथ एक होता है म्यूकस। क्या होता है मेरे? म्यूकस, जिसको हम लोग हिंदी में श्लेष्मा भी कहते हैं। म्यूकस, जिसको हम हिंदी में श्लेष्मा भी कहते हैं। तो मेरे दोस्त आप यहां पर देख सकते हो कि अपने पास क्या है? अमाशय। अमाशय में निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा। इस महोदय का काम क्या है? तो ये जो है ना ये जीवाणुनाशक की तरह काम करते हैं। यानी अगर भोजन में भोजन में अगर जीवाणु आ गए तो उसको मारने का काम कौन करेगा? HCl। कौन करेगा? HCl। साथ ही साथ पेप्सिन एंजाइम के कार्य करने के लिए अम्लीय माध्यम का होना जरूरी है। तो उसके लिए अम्लीय माध्यम तैयार करता है कौन? HCl, ठीक है। और पेप्सिन महोदय जो है ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन करते हैं। और श्लेष्मा का काम होता है बाबू मेरे, श्लेष्मा का काम होता है कि हमारे अमाशय के दीवारों की रक्षा करना इस खतरनाक एंजाइम से। आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना खतरनाक होता है? कितना खतरनाक होता है? ये पेप्सिन एंजाइम कितना खतरनाक होता है? तो इन एंजाइमों से क्या करता है? हमारे अमाशय की आंतरिक दीवारों की रक्षा करता है कौन? म्यूकस। कौन करता है? म्यूकस बोले तो श्लेष्मा। तो ये अमाशय देख लिए आप, इतनी सी बात समझ में आ गई। अमाशय को भी फर्दर अगर आप देखें तो ये भी 3 भाग में होता है बाबू मेरे। ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला होता है कार्डियक होता है, कार्डियक पार्ट होता है। बीच वाला होता है फंडस होता है या फिर फुंडिक कह दो। और लास्ट वाला, ये नीचे वाला होता है पाइलोरिक होता है। ये अमाशय भी 3 पार्ट में होता है। तो भोजन ज्यादातर भैया मेरे यहां पर होता है, यहां पर, यानी फंडस और पाइलोरिक के बीच में ही होता है। ऊपर खाली होता है। कार्डियक वाला पार्ट यानी ऊपर वाला पार्ट बाबू मेरे खाली होता है। बात क्लियर ना? ऊपर वाला पार्ट खाली होता है, बीच वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन्हीं दोनों में भोजन होता है। और इधर ही पचने की क्रिया बाबू मेरे अपनी संपन्न होती है। अब इसके बाद महोदय आते हैं, अब इसके बाद आते हैं लघु आंत्र, बोले तो छोटी आंत। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये। हालांकि महत्वपूर्ण सब है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पाचन की बात करें तो सबसे ज्यादा पाचन जो है वो छोटी आंत में ही होता है। सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में ही होता है। तो याद रखिएगा। अब छोटी आंत जो है यकृत से पित्तरस लेंगे। छोटी आंत महोदय, यानी ये जो छोटी आंत आपको दिख रहा है, ये यकृत, यहां पर ये जो लीवर दिख रहा है, लीवर जिसको कहते हैं, ये लीवर से क्या करेगा? पित्तरस लेगा।
ठीक है। और ये पितरस जो है ना वसा का इमल्सीकरण करेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि गुरुजी ये इमल्सीकरण क्या होता है, तो मैं इमल्सीकरण यहीं पे क्लियरिफाई कर दूं कि इमल्सीकरण कहते किसको है। जो हम लोग भोजन लेते हैं उसमें वसा मौजूद होता है, ठीक है ना। और भोजन में मुख्यतः हम लोग क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं और थोड़ा बहुत विटामिन भी ले लेते हैं, थोड़ा बहुत मिनरल्स भी ले लेते हैं, ठीक ना। तो हमने यहां पर क्या किया, क्या देखा, हम वसा लेते हैं तो वसा जो होता है वो बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। अब ये पितरस जो है उन बड़ी बड़ी गोलिकाओं को क्या करता है, छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देता है। क्यों बदलता है, क्योंकि बड़ी बड़ी गोलिकाओं पर एंजाइम काम नहीं कर पाते हैं, तो उसको छोटे छोटे कर देता है, उस पर अब एंजाइम आराम से काम करेंगे, आराम से उसको पचाएंगे। तो इमल्सीकरण का मतलब होता है वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदल देना। और ये काम कौन करता है, पितरस करता है। तो ये कहां से निकला मेरे दोस्त, ये अपना निकला यकृत से। कहां से निकला, यकृत से। यकृत से निकला पितरस, जमा होता है मेरे दोस्त कहां पर, पिताशय में। याद रखिएगा कहां जमा होता है, पिता, यानी कहने का मतलब पिताशय आप देख रहे हैं ना, यहां पर ये हरा हरा कलर का, ये यहां पर बनता है पित्त और जमा होता है पिताशय में। जब जरूरी होता है इसी पिताशय से निकल करके छोटी आंत, छोटी आंत जो है ना 3 भाग में बटा हुआ होता है। छोटी आंत कितने भाग में, 3 भाग में। एक होता है जेजुनम, ठीक है ना, जेजुनम होता है। और बीच वाला पार्ट बाबू मेरे, सॉरी जेजुनम नहीं, पहले ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम, ठीक ना। फिर होता है जेजुनम और फिर होता है इलियम, ठीक है। ये 3 पार्ट बाबू मेरे होता है। तो अभी सब जो है ना यहां पर ग्रहण कर रहे हैं ड्यूडेनम में, यानी यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ये ड्यूडेनम महोदय है। यहां पर आकर मिले कौन, पितरस यहां पर मिलेगा। अब साथ ही साथ इसके साथ साथ आपको मिलेंगे अग्न्याशयी रस। कौन मिलेगा आपको, अग्न्याशयी रस भी यहां से प्राप्त होगा। अब अग्न्याशयी रस में क्या क्या होता है बाबू मेरे, छोटी आंत ही प्राप्त कर रहा है अग्न्याशयी रस। अग्न्याशयी रस में ट्रिप्सिन प्राप्त होगा जो प्रोटीन का पाचन करेगा, लाइपेज प्राप्त होगा जो वसा का पाचन करेगा, साथ ही साथ एमिलेस भी प्राप्त होगा जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। तो आपने देखा छोटी आंत किस किस को प्राप्त किया, तो पहले यकृत से स्रावित आपका पितरस को प्राप्त करता है, फिर आपका अग्न्याशय से क्या निकलता है मेरे दोस्त, आपका प्रोटीन निकलता है, सॉरी आई मीन ट्रिप्सिन निकलता है, लाइपेज निकलता है और एमाइलेस निकलता है। ट्रिप्सिन महोदय प्रोटीन का पाचन करेंगे, लाइपेज महोदय वसा का पाचन करेंगे और आपका एमिलेस जो है ना कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे। इतनी सी बात क्लियर, कोई दिक्कत। अब सुनिएगा, ये महोदय जो अग्न्याशय महोदय जो है, अग्न्याशय इधर कहीं दिखेगा, अग्न्याशय महोदय जो है इसको कहते हैं मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरे इसको, यहीं पर लगे हाथ देख लीजिए, इसी को कहते हैं हम लोग क्या बाबू मेरे, मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब क्या, ये इंडोक्राइन भी होता है, यानी अंतःस्रावी भी होता है और बाह्यस्रावी भी होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि कहने का मतलब अंतःस्रावी जितनी भी ग्रंथियां होती हैं वो जनरली हार्मोन का स्रावन करती है। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब क्या, ये अंतःस्रावी भी होंगे और क्या होंगे, बाह्यस्रावी भी। अंतःस्रावी ग्रंथियां जनरली हार्मोन का स्रावन करती है और बाह्यस्रावी ग्रंथियां जनरली एंजाइम का स्रावन करती है। तो अग्न्याशय दोनों स्रावित करता है। तो अग्न्याशय से ही निकलता है बाबू मेरे क्या, इंसुलिन, नाम तो सुना ही होगा, क्या निकलता है, इंसुलिन। तो ये अग्न्याशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है जो क्या करता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, जो रक्त शर्करा को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन, इंसुलिन, जो निकलता है अग्न्याशय से, ठीक है ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकल जाता है आपका इंसुलिन, ठीक है ना। और साथ ही साथ बाह्य ग्रंथियों से निकलता है ये सारा, बाह्यस्रावी से निकलता है एंजाइम। तो दोनों काम करता है ये अग्न्याशय, इसलिए इसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अग्न्याशय का खेल खत्म हो गया, कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। अब आता है उम्र बृहद्रांत। अब जो है ना भोजन पच पुचा गया, अच्छा ठीक है। छोटी आंत का एक और पार्ट जो है इलियम वाला पार्ट, इसको समझते हैं।
इलियम वाले पार्ट में क्या होता है, भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। अब भोजन का संपूर्ण पाचन जो है ना इलियम में पहुंचता है मेरे दोस्त। अब इलियम में जब भोजन पहुंच गया तो अब यहां पर क्या होगा, अवशोषण की क्रिया होगी। क्या होगी, अवशोषण की क्रिया होगी। देखो इधर जरा ध्यान से, अवशोषण की क्रिया होगी किसके द्वारा, तो दीर्घ रोम के द्वारा। और ये अवशोषित करके, ठीक है ना, लसिका में भेज देगा, लसिका को, लसिका तंत्र में भेज देगा लसिका को, और अपने रक्त परिवहन तंत्र यानी रक्त में भेज देगा किसको, अपना बाकी जितने भी पाचित भोजन होता है उसमें, ठीक है ना। तो अब यहां पर आपने देखा कि दीर्घ रोम के द्वारा क्या होता है, इलियम में अवशोषण की क्रिया होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये दीर्घ रोम क्या होता है, तो ये दीर्घ रोम बाबू मेरे क्या होता है, अंगुली नुमा संरचना होता है, अंगुली नुमा संरचना होता है, यानी अंगुली की तरह संरचना होता है, इस तरह से, जो क्या करता है, अवशोषण की सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। क्या करता है मेरे, ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल, यानी ये अंगुलीनुमा संरचना होता है जो अवशोषण के क्या करता है, यानी सीधे लिख देते हैं हम यहाँ पे, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। सतही क्षेत्र को क्या करता है, ये बढ़ा देता है, ठीक ना, सतही क्षेत्र को क्या कर देता है। अब मान लो कि ऐसे रहेगा तो इतना ही जगह में ना अवशोषण होगा। अब जैसे इसको हम मोड़ देंगे तो देखो जरा, इतना सा एरिया था, अब इसको मोड़ के इतना कर, इधर से होगा, 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 इन चारों तरफ से होगा, यानी अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ गया। तो ये क्या करता है, ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देता है दीर्घ रोम, जिससे अवशोषण ज्यादा से ज्यादा होता है। क्लियर ना। अब पच गया भोजन पचने के दौरान बाबू मेरे अब अवशोषण भी हो गया, रक्त वाले पार्ट में रक्त भेज दिया गया, लसिका वाले पार्ट में जनरली लिपिड वगैरह जो होता है, वासा लिपिड, इन सबको लसिका में भेज देते हैं हम लोग, ठीक ना, लसिका में भेज देते हैं। वो भी तरल संयोजी उत्तक ही होता है, जिस प्रकार से अपना रक्त होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, अब आता है बृहदान्त्र। अब जो पचा हुआ भोजन था वो तो अवशोषित हो गया, लेकिन कुछ अनपचा भोजन भी रह जाता है बाकी। अब उस अनपचा भोजन को करना क्या है, बृहदान्त्र बोले तो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है, मैं फिर से बता दूं, बड़ी आंत में पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती है। जैसे पहले हमने देखा कि अपना ग्रासिका में पाचन की क्रिया नहीं होती है, उसी तरह से बृहदान्त्र में भी किसी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती है। क्लियर ना। यहां पर केवल और केवल क्या होता है, अवशोषण होता है, किसका, जल का। यानी अनपचा भोजन में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग उसको बड़ी आंत में भेजते हैं तो वहां पर जितने भी अतिरिक्त जल होता है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक ना। और जो अनपचा भोजन है उसको मल द्वार द्वारा शरीर से, यानी ये जो गुदा द्वार कह दो या फिर मल द्वार कह दो, इसके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम लोग बहिक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए जरा ध्यान से, सबसे बड़ी बात, अब इसके साथ साथ मलाशय आ गया। अब मल जो है ना जमा होता है मलाशय में जमा होता है। अब जब समय पड़ता है तो मल द्वारा उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, छोटी आंत जो है ना वो बड़ी आंत से जहां मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। ये हमने लिख लिया इसलिए ताकि हम भूले नहीं। सिक्कम आपको इसमें देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, ये वाला पार्ट जो है ना सिक्कम का है। क्या है, सिक्कम का है। सिक्कम वो पार्ट होता है जहां पर बड़ी आंत और छोटी आंत आके मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिक्कम कहते हैं, याद रखिएगा। यानी ये बड़ी आंत है, छोटी आंत आके मिला, ये वाला पार्ट क्या है, सिक्कम है। और यहीं पर एक अंगुलीनुमा संरचना आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं परिशेषिका, जिसको अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। ये जब हम लोग जानवर हुआ करते थे तो ये सेलुलोज के पचाने में काम आता था, लेकिन अब हम लोग सेलुलोज का सेवन नहीं करते हैं, इसलिए नॉन फंक्शनल हो गया, ये अब काम नहीं करता है। लेकिन इसमें सेलुलोज को पचाने वाले बैक्टीरिया इसमें होते हैं, तो गलती से बाबू मेरे अन्न का एक भी दाना इसमें चला गया, बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, फिर इसमें सूजन होता है, फिर फट जाता है। इसमें बहुत खतरनाक एंजाइम्स होते हैं जो हमारे स्टमक में फैल जाते हैं, अंदर एब्डोमेन में फैल जाते हैं, उदर गुहा में फैल जाते हैं, फिर हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये अपना अपेंडिक्स बहुत ही खतरनाक होता है। क्लियर ना। तो ये अपना पाचन तंत्र था। क्या था मेरे दोस्त, पाचन तंत्र था। हमने यहां से पाचन तंत्र को अच्छे तरीके से देखा। अब हम लोग देखते हैं अमीबा में पोषण। किसमें, अमीबा में पोषण, ठीक है। यहां से प्रश्न बाबू मेरे पूछा जाता है।
पाचन तंत्र को एक बार फिर से आप दोहरा लीजिएगा, ठीक है ना। आइए अब बच्चे हम लोग पढ़ते हैं यहां से अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो सबसे पहले अमीबा जो है ना किसके द्वारा पोषण करता है, तो कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा अमीबा में पोषण होता है, या फिर उसको पदार्थ कहते हैं, या फिर छद्मपाद कहते हैं, या फिर सीडोपोडिया कहते हैं। इंग्लिश में सीडोपोडिया कहते हैं, और छद्मपाद मतलब झूठा पैर की बात कर रहे हैं, या फिर कूटपाद की बात कर रहे हैं, यानी झूठा पैर की बात कर रहे हैं, उसके द्वारा ये भोजन करता है। क्लियर ना। अभी ये कैसे भोजन करता है समझना। सबसे पहले ये अमीबा है, अमीबा को दिखा खाद्य कण। अमीबा को क्या दिखा, अमीबा को दिखा खाद्य कण। और अमीबा क्या करेगा, अब अपना जो है ना ये कूटपाद फैलाना शुरू करेगा, फैलाना शुरू करेगा, और फैलाते फैलाते क्या करेगा, इसको घेरेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कूटपाद फैलाया है, फैलाया है, हाँ गुरु जी फैलाया है। अब इसको क्या करेगा, घेरेगा, और घेर करके और ऐसा संरचना बनाएगा कि भोजन जो है ना उसके अंदर चला जाएगा, और अंदर जाके जैसे वो हमारी ये अंदर आके इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ेगा तो ये बन जाएगा खाद्य रिक्तिका। क्या बन गया, खाद्य रिक्तिका बन गया। और बाहर से अमीबा जो है ना जुड़ चुका है, अब अंदर भोजन चला गया। अब खाद्य रिक्तिका में एंजाइम बनते हैं, वहीं पे पचा पुचा के इसको साइटोप्लाज्म में भेज दिया, यानी इसमें जो कोशिका द्रव है इसमें भेज दिया जाता है, और फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या होता है, इस सतह से चिपक कर बाहर निकल जाता है। इतना आसान है अमीबा में पोषण। मुख्यतः यहां पर आपको यही देखना है कि पोषण कैसे होता है, तो कूटपाद के द्वारा। यही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, अब पूछा जाता है। तो अमीबा पोषण कैसे करता है, कूटपाद के द्वारा पोषण करता है। बस इतनी सी बात है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना। सेम उसी तरह से अपना क्या होता है, इसमें पैरामीशियम होता है बाबू मेरे। सेम इसी प्रकार का क्या होता है, अपना पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम महोदय में याद रखिएगा, इसमें कोई विशिष्ट जगह नहीं होता है पोषण करने के लिए। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यानी कोशिका झिल्ली जो है उसी के द्वारा अपना ये सारा काम कर लेता है। लेकिन इसके लिए भैया मेरे जगह होता है ना, इसके लिए जगह होता है। कोशिका मुख यहाँ पर होता है, क्या होता है वो मेरे, कोशिका मुख होता है। अब इसी के द्वारा क्या करता है, ये भोजन करता है कोशिका मुख के द्वारा। अब ये यहां तक भोजन आता कैसे है, तो ये सिलिया आपने नाम सुना होगा, क्या है मेरे, सिलिया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पक्षमाभ कहते हैं, या फिर पक्षाभ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, पक्षाभ कहते हैं। क्या कहते हैं वो मेरे, पक्षाभ। तो आपसे पूछा जाएगा पैरामीशियम किसके द्वारा पोषण करता है, तो कोशिका मुख के द्वारा करता तो है, लेकिन भोजन पकड़ता कैसे, बुलाता कैसे, तो सिलिया के द्वारा। ये ऐसे ऐसे करता है, तो पानी में जब ऐसे ऐसे करेगा तो पानी हिलेगा, और भोजन जो है ना वो धीरे 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 पास आएगा, आएगा ना। तो ऐसे ऐसे करता है, तो भोजन अपने पास बुलाता है, फिर क्या करता है, ये मुख के द्वारा भैया हमारे अंदर जाता है, और ये भी जाकर के कहा, तो ये भी जाकर के खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, ये भोजन खाद्य रिक्तिका में पचता है। और सेम इसी तरह से ये भी जो है ना सतह से चिपक है। देखो खाद्य रिक्तिका में भोजन आया, इसके थ्रू यहां से भोजन आया, इसमें क्या हुआ, पचा, पचने के दौरान ये शरीर से पूरा बाहर निकल गया। जैसे आप देख सकते हो शरीर से पूरा बाहर निकल गया, और बाहर निकलने के बाद अब धीरे धीरे क्या होगा, ये चिपकेगा सतह से, और सतह से चिपका है, और चिपक करके यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ जो है ना वो बाहर निकल जाएगा। पचा हुआ भोजन इसके साइटोप्लाज्म में मिल गया, और यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल गया। तो पैरामीशियम में भी लगभग अमीबा की तरह ही होता है, बस वहां पे क्या हुआ, कूटपाद, यहाँ पे पक्षाभ या फिर सिलिया कह दो। क्लियर ना। तो यहां से पोषण बाबू मेरे आपका समाप्त हो जाता है, पोषण आपका यहां से समाप्त हो जाता है। क्लियर ना, पोषण यहां से बाबू मेरे आपका समाप्त हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है, तो अब हम यहां पर देखने वाले बच्चे श्वसन की बात करने वाले। किसकी बात करने वाले, श्वसन की बात करने वाले। तो आइए अब हम श्वसन देखते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग, अब श्वसन की बात करेंगे, ठीक है ना। श्वसन क्या होता है, सामान्यतः आप लोग श्वसन यही जानते हो कि हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसी को गुरुजी श्वसन कहते हैं। बात सही है क्या, क्या हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, क्या वही श्वसन है, बिल्कुल नहीं। वो श्वसन का एक हिस्सा है, श्वसन का एक मात्र छोटा सा हिस्सा है, यानी उस छोटा सा प्रक्रिया है एक श्वसन क्रिया का, छोटा सा, ठीक ना। तो फिर श्वसन कहते किसको है, तो देखिए यहां पर श्वसन हम उसे कहते हैं मेरे दोस्त, जो भोजन हमने पचाया था
जो भोजन हमने पचाया था उस भोजन का कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करना या फिर ऊर्जा में परिवर्तित करना। क्लियर? यानी कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि जो भोजन में संग्रहित ऊर्जा है उसको क्या करना, कोशिका में इस्तेमाल योग्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देना। क्लियर ना? जैसे मान लो हमने कहा कि गुरुजी हम सब भोजन को पचा पुचा करके और सीधे सीधे हमने कहा कि हमने ग्लूकोज लिया है C6H12 और O6 हमने लिया है, ठीक ना। हमने ग्लूकोज यानी कुल मिलाकर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, तो इसीलिए हम लोग इसको में क्या कहते हैं, हम लोग ये जो ना ये ऊर्जा का स्रोत है, कोशिकीय ईंधन हम लोग इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं ईंधन, कोशिका का ईंधन, या फिर ऐसा कह सकते हो कोशिकीय ईंधन। ईंधन का काम क्या होता है बाबू मेरे, ईंधन का काम होता है जल के क्या करना, ऊर्जा देना। तो यहां पर कोशिका में कोशिकीय ईंधन के रूप में कौन है, ग्लूकोज है। क्लियर? अब इसका विखंडन होता है, अब ये विखंडित होकर के ऊर्जा देगा, अब उस ऊर्जा का इस्तेमाल हमारे शरीर में होगा। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं श्वसन। ठीक है? अब ये श्वसन कितने प्रकार का होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन होता है और एक होता है अवायवीय श्वसन। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या होता है मेरे, ये सीधे सीधे ऑक्सीजन की उपस्थिति में घटित होता है। क्लियर? इसमें ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, यानी ग्लूकोज का इसमें पूर्ण उपचयन होता है, एकदम जबरदस्त तरीके से ग्लूकोज को निचोड़ लिया जाता है। और ज्यादा से ज्यादा, अब मान लो कि ग्लूकोज को अगर पूरे तरीके से हम लोग निचोड़ेंगे तो ऊर्जा तो ज्यादा निकलेगा, तो यहां से हम जैसे ही पूर्ण उपचयन करेंगे तो यहां से ज्यादा मात्रा में क्या होगा, ऊर्जा निकलेगा। याद रखिएगा, सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा, यहां से ऊर्जा निकलेगा। क्लियर ना? सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगा और वो ऊर्जा लगभग 36 एटीपी होता है, 36 एटीपी होता है। एटीपी का मतलब क्या होता है, मैं यहीं पे बता देता हूं। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके बाबू, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी होता है, और इसी एटीपी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा मुद्रा। इसको क्या कहते हैं हमारे, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। याद रखिएगा ये दोनों, एक कोशिकीय ईंधन और दूसरा ऊर्जा मुद्रा, याद रखिएगा। तो हमने क्या देखा यहां पर कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलता है। लगभग 36 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ये सारा काम कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ये सारा काम जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है ना? ये माइटो यानी वायवीय श्वसन कहां होगा, तो आपसे पूछा जाएगा कहां होगा, तो कहिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। साथ ही साथ ये क्यों लिखे हम, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अब यहीं पर अवायवीय श्वसन की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑक्सीजन के बिना होता है। अ मतलब नहीं, है ना, अ मतलब नहीं, यानी ऑक्सीजन के बिना होता है अवायवीय श्वसन। इसमें क्या होगा, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन नहीं होगा, और जब पूर्ण उपचयन नहीं होगा तो ऊर्जा बहुत कम मात्रा में निकलेगा, लगभग 2 एटीपी। कितना, लगभग 2 एटीपी ऊर्जा जो है ना यहां पर मिलेगा। और ये कहां होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा सब लोग मिलकर के, ये जो है ना ये केवल कोशिका द्रव्य में होता है। कहां होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। तो अवायवीय श्वसन कहां होता है, कोशिका द्रव्य में। वायवीय श्वसन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लियर ना? अब वायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है और ऊर्जा मुक्त होता है यहां से। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहां पर लैक्टिक अम्ल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त होता है। क्लियर ना? तो ये दो प्रकार के अपना श्वसन देखने को मिला, एक वायवीय श्वसन देखने को मिला, एक अवायवीय श्वसन देखने को मिला। अगर हम आपसे पूछे बताओ हम लोग कौन सा श्वसन करते हैं, कमेंट बॉक्स पे बताना। आइए
अब मेरे इसका थोड़ा सा प्रोसेस हम देखते हैं। अपने पास एक चार्ट है, इस चार्ट को जरा गौर से देखिएगा तो आपको चीजें क्लियर दिखेंगी। सबसे पहले अगर बाबू हम बात करें तो ग्लूकोज का सबसे पहले ग्लूकोज का जो है वो पाइरुवेट में विखंडन होता है, याद रखिएगा। ग्लूकोज का सबसे पहले पाइरुवेट में विखंडन होता है और ये कहां होता है? कोशिका द्रव में होता है। आपसे प्रश्न एक बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि बताइए श्वसन का पहला चरण क्या होता है। आपसे प्रश्न बाबू मेरे पूछा गया है श्वसन का पहला चरण। तो श्वसन का पहला चरण बाबू मेरे ये होता है ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताइए कि श्वसन का पहला चरण क्या होता है, तो ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन, ये पहला चरण। और कहां होता है ये? तो ये कोशिका द्रव में होता है। तो यहां पर जो मैंने कहा कि ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये चाहे वो वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, ये पहला काम दोनों में होगा। पहला काम तो दोनों में होगा, चाहे वो वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, ये पहला काम दोनों में होगा। यानी ग्लूकोज से पाइरुवेट बनना, ये पहला काम जो दोनों में होगा, चाहे वो वायवीय हो चाहे अवायवीय हो। और कहां होगा? कोशिका द्रव में होगा। इसलिए मैंने यहां पर ये चीज लिखा है, कोशिका द्रव। अब आगे देखिएगा, अब पाइरुवेट का जो विखंडन होगा, आप देखिएगा सबसे पहले अगर अवायवीय श्वसन की बात करें यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ईस्ट में होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप आपको मिलेगा इथेनॉल। क्या मिलेगा? इथेनॉल। और ये ईस्ट में भी होता है मेरे दोस्त, किसमें? किण्वन होता है, किण्वन होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन, किण्वन। और किण्वन के थ्रू ही इथेनॉल बनाया जाता है। दारू 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 इसी के थ्रू बनता है, ठीक ना। तो ईस्ट में अगर हम लोग देखें अवायवीय श्वसन ईस्ट में अगर होता है तो इसमें इथेनॉल बनता है C2H5OH, ठीक ना। क्या बनता है? C2H, क्या बनता है? C2H5OH, ये इथेनॉल बनता है, दारू दारू जो पीते हैं लोग। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और यहां पर क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, छोटा सा थोड़ा सा ऊर्जा मिलता है। क्लियर? अब यहां पर देखिएगा ऑक्सीजन के अभाव में, यानी ऑक्सीजन रहेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में रहेगा। जैसे हम लोग मान लो कि दौड़ रहे होते हैं या फिर कहीं भाग रहे होते हैं, तो उस दौड़ने और भागने के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन का डिमांड फुलफिल नहीं हो पाता है। आज जब ऑक्सीजन का डिमांड फुलफिल नहीं हो पाता है तो हमको तो ऊर्जा चाहिए ना, हमको तो भागना है, हमारे पेशी को तो भाई ऊर्जा चाहिए। दिमाग ने सेट कर दिया है कि भाई भागना है, इसके लिए चाहे जो कुछ हो जाए, पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है। तो जब हमें भागना होता है तो ऑक्सीजन का डिमांड फुलफिल नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हमारी पेशियां जो है वो क्या करती हैं? श्वसन करना शुरू करते हैं, क्योंकि ऊर्जा तो चाहिए अपने को। हम भाग रहे हैं, श्वसन की क्रिया मतलब हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन का डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा है, तो हमारी पेशियां जो है ना ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन करना शुरू करती हैं कोशिका द्रव में, ठीक है। और वहां से बाबू मेरे ऊर्जा मिलता है, लेकिन परिणाम स्वरूप क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। और ये लैक्टिक अम्ल जो है किसका जो है ना कारण बनता है? तो ये क्रैम्प का कारण बनता है। किसका? क्रैम्प का कारण बनता है। ये क्रैम्प क्या होता है बाबू मेरे? ये दर्द होने लगता है, पेशियों में क्या होता है? दर्द। इसी लैक्टिक अम्ल के कारण दर्द होना शुरू हो जाता है। और धीरे 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 क्या होता है? जैसे जैसे समय बीतते जाता है तो ये लैक्टिक अम्ल बाबू में खुद टूट जाता है और यहां पर क्रैम्प भी यानी दर्द भी धीरे धीरे कम हो जाता है। क्लियर ना? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, हाँ, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बोले तो वायु की उपस्थिति में वायवीय श्वसन। और ये कहां होगा? ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिए। कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहां होगा बाबू मेरे? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और सबसे अच्छा इसी श्वसन को माना जाता है क्योंकि यहां से ऊर्जा भारी मात्रा में निकलता है। यहां से ऊर्जा भारी मात्रा में बाबू मेरे निकलता है। तो याद रखिएगा यहां से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान यानी सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाता है,
उसके साथ साथ जल भी है, वाष्प के रूप में निकल जाता है और ऊर्जा मिल जाता है। इसमें अपशिष्ट पदार्थ का बढ़िया तरीके से क्या होता है, निपटारा हो जाता है और हम लोग स्वस्थ भी रहते हैं। इससे थोड़ा सा हानि होता है, ये अवायवीय श्वसन तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, मरमुरा के खत्म हो जाएंगे। अभाव में कर सकते हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम लोग थोड़ा नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। याद रखिए, तो ये 3 चीजें याद हो गई आपको, ये पहला याद रखिएगा। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है। पहला चरण क्या होता है, ग्लूकोज से पाइरुवेट में विखंडन क्या होता है, अपना कोशिका द्रव्य में होता है। ये पहला चरण होता है श्वसन का, क्लियर ना। तो यहां तक श्वसन आपने देखा। अब अगर मनुष्य की बात करें बाबू मेरे, तो मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया वही है, सीधी सी बात है, सीधा सीधा वही होगा, सांस लिया जाएगा। अब वायु जो है ना, मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु जो है बाबू मेरे, मनुष्य के श्वसन तंत्र में अब कौन से माध्यम से जाता है, किधर किधर से होकर गुजरता है, किस किस अंग से होकर गुजरता है, अब हमें यह देखना है, ठीक है। तो आइए यहां पर देखिए बाबू मेरे, यहां पर मैंने लगाया है, ये मानव का श्वसन तंत्र है। मानव के श्वसन तंत्र में एक नसा द्वार होता है जो वायु का प्रवेश द्वार होता है। वायु के प्रवेश द्वार से वायु प्रवेश करती है। उसके बाद से मेरे दोस्त मुख गुहा से होते हुए ये मुख गुहा में नहीं जाएगी, ये सीधे ग्रसनी तक पहुंचती है। ग्रसनी क्या होता है, ये कॉमन पैसेज होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, ये कॉमन पैसेज होता है। किसके लिए, ये कॉमन पैसेज होता है भोजन के लिए भी और वायु के लिए भी। ग्रसनी यानी भोजन जब जाएगा तो उसी के थ्रू होके जाएगा, वायु भी जाएगा तो उसी के थ्रू होके जाएगा। अब कहोगे गुरुजी जब दोनों के लिए कॉमन पैसेज है तो यहां पर खाना जब खाएंगे तो वो अपना ये ग्रसनी से होते हुए श्वास नली में नहीं चला जाएगा, तो नहीं बाबू मेरे, वहां पर नहीं जाएगा, वहां पर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है मेरे दोस्त, एक फ्लैप लगा हुआ होता है, यहां पर होता है ग्लोटिस, इसको कहते हैं ग्लोटिस, यहां पर लगा हुआ था ग्लोटिस, और इसी के ऊपर एक फ्लैप दिख रहा है यहां पर, इसको कहते हैं इपीग्लोटिस। ये श्वास नली का जो ओपनिंग होता है उसको कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं, ग्लोटिस, ग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं हमारे, ग्लोटिस कहते हैं, ठीक है, ग्लोटिस कहते हैं। और इसी के ऊपर लगा हुआ था एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ढक्कन बंद करने वाला ढक्कन, उसको कहता है इपीग्लोटिस। क्या कहता है, इपीग्लोटिस कहते हैं। और जो भोजन वाला जो मार्ग होता है उसके ओपनिंग को कहते हैं गललेट, उसके ओपनिंग को क्या कहते हैं हम लोग, गललेट कहते हैं, याद रखिएगा। वो खुला रहता है, उसमें कोई फ्लैप नहीं रहता, उसमें कोई ढक्कन नहीं रहता। लेकिन जो श्वास नली का जो ओपनिंग होता है, जो द्वार होता है, उसको हम लोग ग्लोटिस कहते हैं, और उसी पर रहता है इपीग्लोटिस, जो क्या करता है, ढक्कन लगाता, ढक्कन लगाता, ढक्कन। वो सब कहां होता है, ग्रसनी में इसका ओपनिंग होता है, ठीक है। तो अब वायु जो है ना ग्रसनी से होते हुए अपने पहुंचा किसमें, श्वास नली में, जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। श्वास नली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, याद रखिएगा। ये ट्रैकिया भी कभी कभी दे देता है, श्वास नली नहीं देगा तो ट्रैकिया लिख देगा, तो इसको याद रखिएगा। अब श्वास नली में वायु पहुंचा, तो अब वायु जो है ना वो जब हम खींचते हैं तो हाई प्रेशर के साथ खींचते हैं। अब उस हाई प्रेशर से ये अपना श्वास नली डैमेज ना हो जाए, अब ये डैमेज ना हो जाए, इसी डैमेज से बचाने के लिए इसके ऊपर उपास्थि का बलय यानी कार्टिलेज का रिंग इस पे लगा हुआ होता है। कार्टिलेज का रिंग बोले तो उपास्थि का बलय, जो क्या करता है, इस श्वास नली को बचाता है, क्षति होने से बचाता है, पिचकने से बचाता है। कौन, अपना कार्टिलेज बोले तो उपास्थि का बलय। अब वायु इससे होते हुए श्वसनिका में पहुंचेंगी, ठीक ना, श्वसनी में पहुंचेंगी। अब वायु श्वास नली से होते हुए कहां पहुंची, श्वसनी में पहुंची। कहां पहुंची, श्वसनी में पहुंची, क्लियर ना। अब श्वसनी से होते हुए श्वसनिका में पहुंची, और श्वसनिका से होते हुए वायु कोष्ठक में पहुंची। जो वायु कोष्ठक आपको यहां पे दिख रहा है कुरकुरे की तरह, ये वायु कोष्ठक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कूपिका कह देते हैं। क्या कहते हैं बाबू मेरे, इसको कूपिका कह देते हैं, ये कूपिका है। अब यहीं से जो है ना आपका क्या होगा, यानी यहीं से ऑक्सीजन जो है ना वो लिया जाएगा, मतलब दिया जाएगा, किसको, रक्त को दिया जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से, यानी हम यहाँ पर रक्त लिख देते हैं,
यहीं से रक्त को दिया जाएगा और CO2 जो है ना क्या किया जाएगा, यहीं से ये रक्त से लिया जाएगा इनके द्वारा। किस विधि द्वारा, तो साधारण विसरण के द्वारा। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। और आप सबको पता ही है विसरण किस माध्यम से होता है, यानी ये सांद्रण के हिसाब से होता है कि अगर वायु की मात्रा अगर अंदर बढ़ गई, अगर मान लो कि ऑक्सीजन की सांद्रता अगर इसके अंदर ज्यादा है तो ऑक्सीजन अंदर आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अब मान लो इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया और रक्त में ऑक्सीजन कम हो गया, तो इधर से ऑक्सीजन कहां जाएगा, रक्त में जाएगा। अब चूंकि रक्त में ऑक्सीजन, ये श्वसन की क्रिया चल रही होती है कोशिकाओं में, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी तो निकालना। तो इसका मतलब ये है कि रक्त में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ रही है। तो अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता रक्त में बढ़ रही होती है, तो अब क्या है भाई, अब रक्त से क्या होगा, इसमें कम है कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन रक्त में ज्यादा है, तो अब रक्त से क्या होगा, इसमें आएगा विसरण के द्वारा। अब ये फिर वापस से जैसे जैसे हवा आया था वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी ले जाकर के बाहर नाक से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये प्रोसेस समझे आप, क्लियर है ना, कि हमने क्या कहा, नसा द्वार से वायु प्रवेश करेगा, वायु प्रवेश हो करके पहुंचेगा अपने ग्रसनी के पास। ग्रसनी के पास दो छिद्र दिखेंगे, एक को गललेट कहते हैं, एक को क्या कहते हैं हम लोग, अपना ग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, तो अपने को वायु गललेट में नहीं भेजना है, ग्लोटिस में भेजना है। तो ग्लोटिस में घुसेगा और उसके साथ जो है ना श्वास नली बोले तो ट्रैकिया तक पहुंचेगा और ट्रैकिया से होकर के श्वसनी तक पहुंचेगा। ठीक है, जो बटा हुआ भाग है ये वाला जो बटा हुआ भाग है, ये वाला ये श्वसनी है। ठीक है ना, श्वसनी तक पहुंचेगा और श्वसनी से भी ब्रांचेज निकले हुए होते हैं जिसको क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। वहां तक पहुंचेगा, श्वसनिका तक पहुंचेगा और श्वसनिका तक होते हुए कहां पहुंचेगा, कूपिका तक पहुंचेगा, वायु कोष्ठक तक पहुंचेगा। अभी वायु कोष्ठक से होकर रक्त को भाई बाबू मरे ये दे दिया जाएगा, रक्त को दे दिया जाएगा, वायु बोले तो ऑक्सीजन दे दिया जाएगा और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फिर वापस उसी मार्ग से अपने शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। तो एक ये माध्यम होता है, इतनी सी बात क्लियर। तो ये अपना मनुष्य में श्वसन होता है। बाकी मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना, आपने यहाँ पर देख लेना है। ठीक है ना, सारी चीजें मैंने आपको बता दी अच्छे तरीके से, क्लियर ना। आप देख लो, जैसे नासिका वायु को शरीर में प्रवेश कराती है, कौन, अपना नासिका वायु को शरीर में प्रवेश कराती है, उसे छानती भी है, नम करती है तथा गर्म करती है। ठंडी के दिनों में गर्म करती है और गर्मी के दिनों में ठंडा करती है। ठीक है ना, उसी तरह से ग्रसनी की बात करें तो नाक और मुंह के आने वाली वायु को श्वास नली तक पहुंचाने का मार्ग देती है, कौन, ग्रसनी। कंठ की बात करें, कंठ नली, यानी इसको स्वर तंत्र कहते हैं, वॉइस बक्स भी कहते हैं। यहाँ स्वर उत्पन्न होता है, ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एडम सेप्पल की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए श्वास नली की बात करें तो ये क्या होता है, ये वायु को फेफड़े तक ले जाने वाली नली होती है, जिसमें सी आकार का अर्धवलयाकार उपास्थि का वलय होता है। ठीक ना, जो क्या करता है मेरे दोस्त, ये इसको ढलाने नहीं देता, इसको रैप्चर्ड नहीं होने देता, इसको क्षति नहीं होने देता, पिचकने नहीं देता है। ठीक है, तो ये यही सारी चीजें हम लोगों ने अभी देखी है। अब श्वसनिकाएं हैं, श्वास नली दो शाखाओं में बंटकर दोनों फेफड़े में प्रवेश करती है और उसके बाद से ये छोटी नलिकाएं होती है जो वायु कोशों तक जाती है, जिसको कूपिका कहते हैं। अब ये वायु कोश जो है ना, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे ऑक्सीजन रक्त में और कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर। इस प्रकार से क्या होता है, अपना रक्त से फेफड़े में और फेफड़े से रक्त में वायु का आदान प्रदान होता है। तो यहां से अपना श्वसन समाप्त होता है, क्लियर ना। श्वसन में कोई दिक्कत, अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्लियर ना। अब श्वसन के बाद सबसे महत्वपूर्ण अपना जो पार्ट आ जाता है वो आ जाता है परिवहन, या फिर उसको हम लोग कहते हैं वहन, ट्रांसपोर्टेशन कह देंगे हम। ठीक है ना। अब इसका काम क्या होता है, सबसे पहले वहन की बात हम लोग कर लेते हैं। इसका काम क्या होता है, अगर इस वहन की बात करें हम लोग तो इसका काम बस केवल ट्रांसपोर्टेशन ही है, वहन ही है। अब किसका वहन करेगा, तो जो भी पचा हुआ भोजन है उसको ले आकर कोशिका तक छोड़ेगा और कोशिका से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो लाकर फेफड़े तक छोड़ेगा। यानी जितने आवश्यक चीजें हैं ये उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ले जाता है, ले आता है, ले जाता है, ले आता है। अब ग्लूकोज की आवश्यकता कोशिका को है,
तो ग्लूकोज के पकड़ेगा और ले जाकर के छोड़ देगा। ऑक्सीजन की आवश्यकता कहाँ है, कोशिका तक है, ऑक्सीजन को पकड़ेगा लाकर छोड़ देगा कोशिका तक। तो और उधर से अपशिष्ट पदार्थ जो बना हुआ है वो उसको शरीर से बाहर निकालना, वहां से पकड़ेगा लाकर छोड़ देगा फेफड़ा तक। तो ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर भी निकालने का काम करते हैं और मतलब ले आने का काम करते हैं, और साथ ही साथ कुछ आवश्यक सामग्रियों का भी ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी वहन करते हैं। ठीक है ना। तो अब एक दूसरे स्थान तक क्या करता है, ये ले जाने और ले आने का काम बाबू मेरे करते हैं। ये काम होता है किसका, अपना श्वसन तंत्र का, सॉरी वहन तंत्र का। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग को दूसरे का नहीं पढ़ना, अपना पढ़ना, यानी मानव श्वसन तंत्र वहन तंत्र पढ़ना है। अब इस मानव वहन तंत्र में एक हृदय होता है, कुछ रक्त नलिकाएं होती हैं, और वहन माध्यम बोले तो रक्त होता है और लसिका होता है। ये मानव वहन तंत्र जो है इसके 3 घटक होते हैं। इन तीनों घटक को पढ़ लेंगे अपना खेल खत्म। इन तीनों घटक को पढ़ लेंगे अपना खेल खत्म। तो सबसे पहले अगर हृदय की बात करें बाबू मेरे, तो आपको हृदय दिख रहा होगा यहां पर। यह हृदय जो है ना बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है ना। हृदय का आकार कैसा होता है, तो ये बंद मुट्ठी के आकार का बाबू मेरे होता है। अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, हृदय कैसा होता है, तो ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और ये पंपिंग ऑर्गन होते हैं। क्या होता है बाबू मेरे, ये हृदय जो है ये क्या होता है, ये पंपिंग ऑर्गन होता है। ये पंपिंग ऑर्गन होता है, यानी पंप करने वाला अंग होता है। किसको पंप करता है बाबू मेरे, तो ये रक्त को पंप करता है बस। ये किसका बना होता है, तो ये कार्डियक मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है, कार्डियक पेशी का बना होता है। ये किसका बना होता है, कार्डियक पेशी का बाबू मेरे ये बना होता है। इसमें कितने चैम्बर होते हैं, तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें आप इसमें देख सकते हो, ये इसको देखो, इसमें दाया बाया थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसको हम कहेंगे दाया, ठीक है ना। इसको कहेंगे, जैसे मान लो कि हम ऐसे खड़े हैं, तो ऐसे मान लो कि हमारे पास एक किताब भी एनसीईआरटी हम खोल कर रखे हैं, अपने पास किताब है। देखो ये दाया हाथ है तो दाया हो गया, ये बाया हाथ है तो ये बाया हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए यहां पर, तो इधर वाला दाया इधर वाला बाया। ठीक है ना। तो अब इसको कहेंगे हम, ये वाला चैम्बर जो दिख रहा है इसको कहेंगे दाया अलिंद, दाया अलिंद। इसको कहेंगे बाया अलिंद। गलती लिख रहे हैं हम लगता है, बाया अलिंद। और यहां पर इसको लिखेंगे दाया निलय, और इसको लिखेंगे बाया निलय। ओके ना बाबू। ये 4 चैम्बर आपने देखा, इसको कहेंगे दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद और बाया निलय। क्लियर। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब सुनिए, इसमें बाबू मेरे आप ध्यान से देखिएगा तो आपको चीजें दिखेंगी। यहां पर ये जो हरा हरा कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे सीरा। क्या कहेंगे बाबू मेरे, ये जो है ना ये सीरा है। ये क्या है, इसको आप महासीरा कह दो। और ये जो दिख रहा है ये महाधमनी है। ये महाधमनी है, महासीरा है। क्लियर ना। ये महासीरा, ये महाधमनी है। अब आगे बढ़ते हैं, अच्छे तरीके से आगे देखते हैं। आगे भी हमने इसका एक लगा रखा था फोटोज, कहाँ है भाई, इसका फोटो नहीं लगाया मैंने। ठीक है ना। खैर कोई नहीं, इस पंपिंग ऑर्गन में आपको यही देखना है, बाकी हम आगे प्रोसेस में बताते हैं। कि आपने महाधमनी महासीरा देख लिया, यहां पर आपका 4 चैम्बर आपने देख लिया। इसमें आप देख सकते हो कि यहां पर आपको दिखेगा, ये आपको दिख रहा होगा फुफ्फुस सीरा। ये आपका फुफ्फुस सीरा दिख रहा होगा, ये जो निकल रहा है फुफ्फुस सीरा है। ठीक है ना। और इधर आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये फुफ्फुस धमनी है।
ये दोनों फुफ्फुस धमनी, ये दोनों फुफ्फुस सीरा है, ठीक ना। तो यहां पर स्पेस नहीं है, आप लिखिएगा इसको, ठीक ना, आप इसको एक बार लिख लीजिएगा। तो ये फुफ्फुस आपका क्या है, धमनी है, सीरा है, और ये फुफ्फुस ये आपका फुफ्फुस सीरा यहाँ, धमनी यहाँ पर है, फुफ्फुस सीरा यहाँ पर है। मैं बताऊंगा ये सारे अपवाद। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे, हालांकि हृदय अभी आपने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, जब हम सारा प्रोसेस फिर बताएंगे तो वहां पर सारी चीजें क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो प्रोसेस अभी बाकी है। अब इसके बाद से मेरे हम लोग रक्त के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा रक्त को देख लीजिए, रक्त को देख लीजिए, फिर हम लोग इसके प्रोसेस को देखेंगे, ठीक ना, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर रक्त की बात करें बाबू मेरे, तो रक्त में 4 कंपोनेंट होते हैं। कितने? 4 कंपोनेंट होते हैं, यानी 4 घटक होते हैं इसके। कितने घटक? रक्त के कितने घटक? 4 घटक। कौन कौन बाबू बताइए? एक होता है लाल रक्त कणिका। क्या होता है? लाल रक्त कणिका। और एक होता है श्वेत रक्त कणिका। समझ रहे हो ना? यानी एक होता है लाल रक्त कणिका और एक होता है श्वेत रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका कहने का मतलब ही है कि ये लाल है। क्या है बाबू मेरे? ये लाल है, और इसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं बाबू मेरे? इरिथ्रोसाइट। और इसको यानी श्वेत रक्त कणिका, यानी ये श्वेत है, तो इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट, ठीक ना। ये ल्यूकोसाइट है और ये इरिथ्रोसाइट है। अब ये लाल है तो क्यों है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। तो ये लाल है बाबू मेरे किसके कारण से? तो हीमोग्लोबिन के कारण से। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है। ये ल्यूकोसाइट भैया मेरे, ये रंगहीन होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है। उसके साथ साथ देखा जाए तो प्लेटलेट्स महोदय होते हैं, जिसको बिंबाणु भी कहते हैं हिंदी में। और यहां पर एक प्लाज्मा बाबू आपको देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्लाज्मा देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। अब यहां पर देखा जाए कि सब जो है ना कितने कितने होते हैं रक्त में, परसेंटेज कितना होता है, तो इसका परसेंटेज बाबू मेरे लगभग 44% होता है। कौन? रक्त कणिका का। और साथ ही साथ ये देखा जाए श्वेत रक्त कणिका की बात करें तो ये लगभग 1% से भी कम होते हैं। इसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, और इसका काम होता है रोगों से रक्षा, यानी प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है ये श्वेत रक्त कणिका। और इसमें इसका काम होता है रक्त का थक्का जमाना। और प्लाज्मा की बात करें तो ये 55% होता है मेरे दोस्त। कुल मिलाकर ये तीनों मिलाकर के लगभग 45% होता है, और अकेले प्लाज्मा 55% होता है। सोचो, प्लाज्मा देखना कि ये क्या करता है? ये पोषक तत्वों का वहन करता है, हार्मोन का वहन करता है, अपशिष्ट पदार्थों आदि को जो है ना ये उसका वहन करता है। इसमें जो है ना इस प्लाज्मा के 55% जो प्लाज्मा, इसका 90 से 92% क्या होता है? जल होता है। और प्रोटीन लगभग 7 से 8% होता है, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, ये प्रोटीन बाबू मेरे प्लाज्मा में आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर रक्त में कि रक्त के 4 घटक होते हैं। कौन कौन से होता है? लाल रक्त कणिका होता है, श्वेत रक्त कणिका होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, और आपके प्लाज्मा होते हैं। ये जो होता है 44% लगभग होता है, ये 1% से भी कम होता है, और ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है, और ये 55% होता है। यानी ये तीनों अगर मिला दें तो 45% और अकेले 55% ये हो गया। इसका काम है ऑक्सीजन का वहन करना, इसका काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, और इसका काम होता है रक्त का थक्का बनाना। यानी कहीं अगर कट कुटा गया तो अगर थक्का नहीं बनेगा तो पूरा क्या होगा? रक्त बाहर निकल जाएगा। तो थक्का बन जाता है तो रक्त उससे रुक जाता है, तो रक्त का थक्का इससे बनता है। और ये प्लाज्मा जो है ये पोषक तत्वों का वहन करेगा, हार्मोन का वहन करेगा, साथ में अपशिष्ट पदार्थों का भी ये वहन करता है। और ये प्लाज्मा जो 55% रक्त का 55% है, इस 55% का 90 से 92% जल होता है। सोचो। और साथ ही साथ प्रोटीन 7 से 8% इसमें होते हैं, जिसमें ग्लोबुलिन होता है, एल्बुमिन होता है और फाइब्रिनोजेन होता है। तो ये बाबू मेरे अपना रक्त का क्या हो गया? काम हो गया।
और स्वयं रक्त क्या होता है अगर कोई पूछे आपसे तो आप क्या जवाब दोगे? तो कहना मेरे दोस्त कि रक्त क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, ठीक ना, कनेक्टिव टिश्यू होता है, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू होता है। सॉरी, यानी ये क्या होता है अपना लिक्विड, बोले तो अपना तरल संयोजी उत्तक होता है, ठीक ना, तरल संयोजी उत्तक होता है। चूंकि ये तरल होता है ना, ब्लड तरल होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बाबू मेरे। अब इसमें अब एक आखिरी बचा है कौन? धमनी और सीरा, बोले तो रक्त नलिका, ठीक ना। फिर प्रोसेस हम देखेंगे इसका। पहले देखे थे अपने पास जो है ना दो प्रकार की अपने पास रक्त वाहिकाएं होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, जिसमें एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। एक होता है धमनी और एक होता है सीरा। धमनी क्या होता है मेरे दोस्त? ये हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है, याद रखिएगा, धमनी हमेशा हृदय से रक्त बाहर जाएगी, हृदय से रक्त को बाहर लेके जाती है। और सीरा फेफड़े से रक्त को हृदय तक लेके आता है, या फिर शरीर से रक्त को हृदय तक लेके आता है। यानी जो हृदय में प्रवेश करेगा वो सीरा, जो हृदय से बाहर निकलेगा वो धमनी। इसको याद रखिएगा, फिर आगे हम अपवाद आपको बताएंगे। हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है वो क्या होती है? वो धमनी होती है। अधिकतर जो है ना धमनियां वो क्या होती है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर जाती है, बोले तो शुद्ध रक्त लेकर जाती है। कौन? धमनियां। लेकिन एक अपवाद है, और वो अपवाद कौन है बाबू मेरे? आपका फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी जो है ना ये अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। अब ये अपवाद क्यों है अभी हम बताएंगे, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है ना। उसी तरह से अगर ये रक्त को हृदय की ओर वापस लेकर आती है, कौन? सीरा। अब चूंकि सीरा जो है ना अधिकतर अशुद्ध रक्तों को ढोता है, ऑक्सीजन रहित बोले तो अशुद्ध रक्त। लेकिन अपवाद इसका है, एक है फुफ्फुस सीरा। अपवाद में क्या है? फुफ्फुस सीरा। और ये फुफ्फुस सीरा जो है ये शुद्ध रक्त धोने का काम करता है। क्यों करता है मैं बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब इसमें देखा जाए, चूंकि अब धमनी हृदय से बाहर निकलती है तो इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हृदय पंप करता है तो इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इसीलिए इसकी दीवारें जो है ना मोटी होती है, देख सकते हो कितनी दीवारें मोटी हैं। अब जब पंप करेगा तो हाई प्रेशर होगा ना, उसमें हाई प्रेशर होगा। अब जब हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा? इसकी दीवारें मोटी होनी चाहिए और साथ में साथ लचीली भी होनी चाहिए, ताकि प्रेशर बढ़े तो फैल भी जाए। अगर नहीं फैलेगा तो फट जाएगा ना, फिर मामला सेट हो जाएगा, है कि नहीं है? तो ये लचीली भी होती है, और साथ ही साथ इसमें वाल्व नहीं होते हैं, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है तो इसमें वाल्व बाबू मेरे नहीं होते हैं। हार्टे पंप करते रहता है, इसको ले निकल 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 निकल, है कि नहीं है? तो इसमें वाल्व नहीं होते हैं। वाल्व क्या होता है? एक रुकावट होता है। वाल्व क्या होता है? एक रुकावट होता है जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने नहीं दे। लेकिन इसमें प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि इसमें वाल्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये सतही नहीं होती है, ये ऊपर से दिखता नहीं है। जो आपको ऊपर से दिखता है ना वो आपका भेन होता है, बोले तो सीरा होता है। आपने सुना है ना कि आपको सुई इंजेक्शन जब पड़ता है तो अरे भाई इसको इंजेक्शन भेन में दे दो, भेन में दे दो, भेन में दे दो। यानी ऊपर जो दिखता है ना सीरा होता है, ऊपर जो दिखता है वो सीरा होता है। क्लियर ना? और जो अंदर सिचुएटेड होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है? वो होती है धमनियां। तो ये सतही नहीं होती है, ये उत्तकों के नीचे धसी हुई होती है, उत्तक के नीचे होता है, ये उत्तक के ऊपर नहीं होता है धमनियां। सीरा होता है। सीरा जो है ना इसकी भित्ति जो है ना वो कम मोटी होती है, क्योंकि ये रक्त को लेकर आता है तो इसमें प्रेशर कम होता है, तो इसलिए इसको मोटा होना आवश्यक नहीं है। तो इसकी जो दीवारें होती है वो कम मोटी होती हैं। अब चूंकि ये वापस रक्त जब प्रेशर इधर से पड़े तो रिटर्न ना कर जाए, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है ना, तो प्रेशर पड़ेगा तो यहां से रिटर्न भी हो सकता है ना रक्त, फिर वापस मार देगा बैक। तो अब ये वापस नहीं हो इसलिए इसमें वाल्व होते हैं। अब चूंकि इसमें प्रेशर कम होता है इसलिए इसकी दीवारें जो है ना वो मोटी नहीं होती है और कम लचीली होती है।
ठीक है ना। इसमें वाल्व होता है ताकि एक ही दिशा में रक्त को प्रवाहित किया जा सके। और ये सतही होती है, जो सामने आपको दिखता है ना ऊपर, वो आपका सीरा होता है। क्या होता है? वो आपका सीरा होता है। तो हमने यहां पर क्या देखा? हमने यहां पर देखा रक्त वाहिकाएं। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, एक चीज इसमें और है, आपको देखने को मिलेगा केशिकाएं। ये केशिकाएं क्या होती है? सीरा और धमनी के बीच संबंध स्थापित करने का काम करती हैं। और ये बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है। यहां पे देखो, धमनियों और सीराओं को जोड़ने का काम करती है, और यहीं पर पदार्थों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। तो ये दोनों के बीच संबंध बिठाने का काम करती है कौन? केशिकाएं, कैपिलरीज। ये आर्टरीज, ये वेन, और ये कैपिलरीज। तो कैपिलरी क्या होता है? ये दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है और पदार्थों का आदान प्रदान यहीं पर होता है। क्लियर ना? इतनी सी बात है क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बाबू मेरे, अब आपको सारा समझ लेना है, सारा जो है ना, अब आपको एक बार प्रोसेस समझ लेना है। आइए प्रोसेस समझते हैं। ये आपके पास प्रोसेस समझने वाला खेला है, इसी को समझेंगे फिर मजा आ जाएगा। देखना, अब बाबू मेरे, श्वसन का प्रक्रिया कैसे चलता है, सॉरी, वहन का प्रक्रिया कैसे चलता है, ये जरूरी है। ठीक है ना? सुनिएगा। मान लो कि शरीर में पहले से क्या चल, हम एक जगह से, यहां से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू करो। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, ये दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्यों बाबू मेरे? क्योंकि हृदय में रक्त 2 बार आता है, ठीक ना। और ये बंद परिसंचरण तंत्र भी होता है, ये बंद परिसंचरण तंत्र, और ये बंद परिसंचरण तंत्र भी होता है। ये दोहरा परिसंचरण तंत्र भी होता है और बंद परिसंचरण तंत्र भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वेसल्स में ही रक्त जो है ना वो प्रवाहित होता है। बोले तो रक्त नलिकाओं में ही रक्त प्रवाहित होता है, इसलिए ये बंद परिसंचरण तंत्र है। और चूंकि हृदय में देखो, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार हृदय में रक्त आता है, इसलिए ये क्या है? ये दोहरा परिसंचरण तंत्र है। अब देखो, हमने श्वसन में पढ़ा था कि श्वसन में बाबू मेरे क्या है कि वहां पर ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जल बन रहा है, और प्लस में ऊर्जा की मुक्ति हो रही है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है कोशिका में, बोले तो शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है शरीर में, अब ये शरीर जो है ना वो क्या करेगा? अपने, यानी कोशिका जो क्या करेगा? रक्त नलिका को दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या हो गया? CO2 आ गया। ध्यान रखिएगा, क्या हो गया? अब ये CO2 इसमें आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हो, छोटी छोटी नलिकाएं हैं, छोटी छोटी नलिकाएं हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? केशिकाएं कहेंगे। तो ये जो ना, ये ऊतकों के बीच में होती है, वहां से जो ना क्या लेती है? अपना जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको लेती है। अब लेने के बाद जो है ना, ये महाशिरा को ट्रांसफर किया गया। अब इसमें क्या है? CO2 है। ये CO2 जो है अपने दायां अलिंद में आया, यानी ये रक्त जो है ना, रक्त जो है ये CO2 को लेकर अपने दायां अलिंद में लेकर आया। अब दायां अलिंद से बाबू मेरे कहां चला गया? ये बताइए। ये दायां अलिंद से ये रक्त जो है ना दायां निलय में आ गया। कहा गया? दायां निलय में आ गया। तो अब चूंकि ये आके इसमें प्रवेश कर रहा है, तो जो आके प्रवेश करेगा वो क्या होगा? सीरा होगा। देखो सीरा लिखा है ना, क्या होगा मेरे? ये सीरा होगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये सीरा होगा, क्योंकि ये प्रवेश कर रहा है तो सीरा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब चूंकि ये अशुद्ध रक्त है, क्या है बाबू मेरे? ये आपका अशुद्ध रक्त है। तो अशुद्ध रक्त आया हृदय में, हृदय से पंप कर दिया गया दायां निलय में। अब निलय जब पंप करेगा तो यहां से निकलेगा बाहर, यहां से रक्त बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो अब याद रखिएगा, हमने क्या कहा था? जो धमनी, जो रक्त नलिका हृदय से बाहर निकलती है वो धमनी होती है, जो हृदय में आती है वो सीरा होती है। तो यहां पर इंटर किया तो सीरा, अब बाहर निकलेगी तो धमनी। अब चूंकि यहां पर ये शुद्ध रक्त नहीं है, ये अशुद्ध रक्त है। अब ये अशुद्ध रक्त को ये रक्त लेकर के पहुंचा है दायां निलय के पास, और यहां पंप हुआ है। अब ये बाहर निकल रहा है फिर से रक्त नलिका के थ्रू,
तो इसमें भी क्या है, CO2 है, बोलो तो इसमें भी अशुद्ध रक्त है। अब चूंकि अशुद्ध रक्त जो है वो हमेशा सीरा होता है, और यहां पर धमनी की बात हो रही है, क्योंकि हृदय से जो निकलेगा वो धमनी होगा, तो यहां पर हृदय से निकला तो धमनी हो गया। अब चूंकि अशुद्ध रक्त बाबू में ढो रहा है, तो इसीलिए हम इसको अपवाद मान लेंगे। अपवाद है ये, क्यों अपवाद है, क्योंकि ये धमनी होते हुए भी अशुद्ध रक्त को ढो रही है। अब कौन सा धमनी है, तो ये धमनी जो है ना फुफ्फुस, बोले तो फेफड़े के पास लेकर जा रही है ना, इसीलिए हम इसको फुफ्फुस धमनी कहेंगे, इसीलिए हम इसको फुफ्फुस धमनी कहेंगे। यानी हृदय से निकला तो धमनी हो गया। अब अशुद्ध रक्त बाबू मेरे ये ढो रहा है, धमनी अशुद्ध रक्त नहीं ढोता है, शुद्ध रक्त ढोता है, तो ये अपवाद हो गया। अब चूंकि ये धमनी पहुंचेगा कहां, फेफड़े के पास, तो जब फेफड़े के पास बाबू मेरे ये पहुंचेगा, इसीलिए हम इसको फुफ्फुस धमनी कह देते हैं, ये अपवाद हो गया, अशुद्ध रक्त लेके जा रहा है। अब फेफड़ा में क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण होगा रक्त का, यानी वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा। अब देखियो यहाँ पे केशिका आपको दिख रहा है, फुफ्फुस केशिका है, यानी कहाँ है, बिछा हुआ है ये फेफड़े में। अब सारा कार्बन डाइऑक्साइड दिया जा रहा है किसको, फेफड़े को, फेफड़े को, फेफड़े को। अब फेफड़ा से फिर लिया जा रहा है क्या, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन लिया गया, और यहां पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन अब इसमें आ गया, तो अब ये रक्त हो गया शुद्ध। क्या हो गया, रक्त, अब ये रक्त हो गया शुद्ध। बात क्लियर ना। अब ये शुद्ध रक्त जो हो गया, अब ये तुरंत आएगा किसके पास, हृदय के पास। तो हमने क्या कहा था, जो हृदय में प्रवेश करेगा वो सीरा, और जो हृदय से बाहर निकलेगा वो धमनी। अब चूंकि प्रवेश कर रहा है तो सीरा है, तो सीरा हो गया ये। अब चूंकि ये सीरा होते हुए भी शुद्ध रक्त लेकर आ रहा है, इसीलिए अपवाद हो गया। और कहां से लेकर आ रहा था, फुफ्फुस से, फेफड़े से लेकर आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फुफ्फुस सीरा। अब ये फुफ्फुस सीरा क्या हो गया, अपवाद हो गया, सीरा होते हुए भी शुद्ध रक्त लेकर जा रहा है। तो यहां से क्लियर हो गया। अब सुनिए, अब बाबू मेरे रक्त आ गया कहां, अपने पास बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद से पंप कर दिया जाएगा कहां, बायां निलय में, और बायां निलय जैसे ही पंप करेगा, फिर महाधमनी से होते हुए ये रक्त जो है ना पूरे शरीर में फिर वापस पहुंच जाएगी ऑक्सीजन को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के ये पूरे शरीर में पहुंच जाएगी। फिर शरीर में क्या होगा, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल ग्लूकोज के उपचयन में होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त लेगा, फिर लेकर पहुंचेगा। ये साइकिल चलते रहता है। एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जो है ना, हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन के अणु जो है, एक हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन ग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक ना, कितने, 4 ऑक्सीजन के अणु को उसके साथ बंधुता बना सकता है। एक हीमोग्लोबिन के अणु जो है 4 ऑक्सीजन के अणु के साथ बंधुता बनाता है। इसको याद रखिए, पूछा जाता है। एक चीज और लगे हाथ यहां पर देख लीजिए कि जब ऑक्सीजन बाबू मेरे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इंग्लिश में लिख देते हैं, याद रखिएगा। उसको क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक ना, हिंदी में रहने दो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। आज जब ऑक्सीजन रहेगा, जब ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, आज जब ऑक्सीजन बाबू मेरे नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, वी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा, ओके ना, वी ऑक्सी हीमोग्लोबिन याद रखिएगा। इतनी सी बात क्लियर। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल होता है, ये बात मैंने आपको बता दिया। तो यहां से आपका परिवहन तंत्र या फिर ये परिसंचरण तंत्र या फिर वहन तंत्र क्या होता है, आपका समाप्त होता है। क्लियर ना, यहां से समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बाबू मेरे आता है आपका पौधों में। पौधों में वहन तो आप जनरली जानते हैं, पौधों में वहन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा।
इसको आप देख लीजिएगा, जाइलम फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम जल का वहन करता है, जल और खनिज का, और फ्लोएम किसका, भोजन का परिवहन करता है। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ। आगे देखिए, अब आता है मानव में उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, मानव में उत्सर्जन तंत्र। आखिर मानव में उत्सर्जन तंत्र आवश्यक क्यों है? मैंने आपको बताया था ना कि शरीर में बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं हो रही होती हैं, जिसके कारण से कई सारे नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण हो रहा होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अब वो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर से निकालना आवश्यक होता है, इसीलिए उत्सर्जन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। देखिएगा उत्सर्जन तंत्र आखिर होता क्या है। इसमें यह कहा जा रहा है कि यह वह जैविक प्रक्रम है जिसमें उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जनित हानिकारक नाइट्रोजनी युक्त पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। अब चूंकि एक कोशिकीय जीव में भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, एक कोशिकीय जीव में भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, तो इसका निष्कासन कैसे होता है, उसके सतह से हो जाता है। जैसे अमीबा में मैंने बताया था, एक कोशिकीय जीव था ना अमीबा, अमीबा में कोई तंत्र नहीं होता है, उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है, वो एक ही कोशिका तब बना ही होता है। अब वो एक कोशिका का बना होता है तो उसमें उत्सर्जन कैसे होगा, तो उसमें उत्सर्जन उसके सतह से हो जाएगा, उसकी कोशिका झिल्ली के द्वारा हो जाता है। बस बात ही खत्म। सारी प्रक्रियाएं जो है ना वो एक ही कोशिका में हो जाती है। क्लियर ना। अब देखिए जरा ध्यान से, अब हम लोग पढ़ेंगे मानव में उत्सर्जन तंत्र। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र के भैया हमें कौन कौन से घटक आपको देखने को मिल जाएगा, तो मुख्यतः आपको ब्रिक मिलेंगे। क्या मिलेंगे बाबू मेरे, आपको मुख्यतः इसमें मिल जाएंगे, आपको ब्रिक मिल जाएंगे। ठीक ना, कितने, एक जोड़ी। ठीक है बाबू मेरे। दूसरा इसमें मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, मूत्रवाहिनी। ठीक है ना। तीसरा मिल जाएगा मूत्राशय, और चौथा बाबू मेरे आपको देखने को मिल जाएगा मूत्र मार्ग। ठीक है ना। ये चार भाग होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बाबू मेरे अपना ये होता है। ठीक है, तो आइए बारी बारी से देखते हैं। और अपने उत्सर्जन तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है, मूत्र का निर्माण ही होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं प्रोसेस। ठीक है ना, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है ना, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, क्योंकि ये जरूरी है, इसके बिना उत्सर्जन तो होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी प्रक्रिया होती है। हाँ, किडनी फेल तो सब खेल खत्म, किडनी भइलन फेल तो खत्म भइलन खेल, जीवन का स्वाहा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए बच्चे, तो यहां पर ब्रिक में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। तो ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कहते हैं ब्रिकाणु। याद रखिएगा, इसको हम लोग नेफ्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इसको नेफ्रॉन भी कहते हैं, और इसको ब्रिकाणु हिंदी में कहते हैं, नेफ्रॉन इंग्लिश में कहते हैं, उसको हिंदी में भी नेफ्रॉन ही कहते हैं। ये उसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, यानी किडनी जो है इसी का बना हुआ होता है। ठीक ना। अब लगभग लगभग याद रखिएगा, एक किडनी में, यहां पर बाबू मेरे मान लो कि आपका ये किडनी है, एक किडनी में लगभग लगभग 10 लाख बाबू मेरे आपका नेफ्रॉन होता है। एक किडनी में लगभग लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन की संरचना ये है, आपको देखने को मिल रहा होगा। नेफ्रॉन की संरचना ये आपको देखने को मिल रहा होगा। हाँ, बाबा जी का जो वो होता ना, ये इंद्रदेव का वो है, इंद्रदेव का वज्र है, ये वज्र इंद्रदेव का वज्र है, आपको देखने को मिल रहा है ना, इंद्रदेव का वज्र है ये। ठीक है, तो ये बाबू इसी के द्वारा जो है ना मूत्र निर्माण होता है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं आप जरा ध्यान से देखना। इसमें बाबू मेरे कोशिका गुच्छ होता है। ठीक है ना। कोशिका गुच्छ क्या होता है, यह एक पतली भित्ति वाला रुधिर की कोशिकाओं का गुच्छा होता है। आप देख रहे हो ना, यहां पर देख रहे हो ना, ये ग्लोमेरुलस जिसको कहते हैं,
ये क्या है? ये कोशिकाओं का गुच्छ है। कौन कोशिका का? तो रक्त नलिकाओं के कोशिकाओं का। ये क्या है? ये गुच्छा है। ठीक है, उसके बाद से आपको वोमेन संपुट मिलेगा। तो जो ये कटोरी जैसा भाग देख रहे हो ना आप, कटोरी जैसा ये भाग, ये क्या है? ये वोमेन संपुट है। उसके बाद से आप जो ये देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है? ये नलिकाकार भाग है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो, ये पूरा क्या है? ये नलिकाकार भाग है। साथ ही साथ ये देख रहे हो, ये संग्राहक वाहिनी है। ठीक है ना। अब इसका प्रोसेस समझ लो, सीधे सीधे प्रोसेस समझ लो, खेल खत्म हो जाएगा। देख बाबू, यहां पर देखो, इधर मैंने इमेज लगाया है शायद एक बड़ा वाला, नहीं लगाया, कोई नहीं, देखो अब यहां पर थोड़ा सा आप देखो। सबसे पहले अब रक्त बाबू मेरे प्रवेश किया किसके? धमनी के थ्रू प्रवेश किया किसमें भैया मेरे? अपने ग्लोमेरुलस में। ठीक ना, किसमें पहुंचा? ग्लोमेरुलस में पहुंचा, कोशिका गुच्छ में पहुंचा रक्त। अब उस रक्त में कई सारे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं। अब जैसे इसमें पहुंचा तो अब इसमें छनना शुरू हुआ। अब ये छन करके जो है ना, ये छन करके कहां पहुंचेगा? वोमेन संपुट में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? वोमेन संपुट में पहुंचेगा। अब इस वोमेन संपुट से होते हुए नलिकाकार भाग में आएगा। अब नलिकाकार भाग से बाबू मेरे ये होते हुए अपने पहुंचेगा इस वाले पार्ट में। अब यहां से जो है, याद रखिएगा, यहां से जो है आपको कौन कौन सी चीजें जो है ना अपशिष्ट पदार्थ के रूप में आती हैं। इसमें जो है ना आता है बाबू मेरे, जल आता है, जो अतिरिक्त जल होता है। इसमें लवण हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकते हैं, अमीनो अम्ल हो सकते हैं, और अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं। अब जैसे बाबू मेरे इसके पास पहुंचते हैं तो आप देख रहे हो ना, यहां पर क्या है? यहां पर देख रहे हो रक्त नलिकाओं का जाल बिछा हुआ है। अब फिर जो है ना, जो जरूरी चीज होता है ना, उसको अवशोषित कर लिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पुनरावशोषण। क्या कहता है मेरे? पुनरावशोषण। यानी फिर वापस से अवशोषित करके रक्त में भेज दिया जाता है। और जो फालतू अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसको किसके द्वारा? संग्राहक वाहिनी के द्वारा संग्रहित कर लिया जाता है। इसको संग्रहित कर लिया जाता है। ठीक ना। और संग्रहित करके अब कहां दे दिया जाएगा? ये आपको किसके द्वारा? ये आपको दे दिया जाएगा मूत्र मार्ग, यानी मूत्र नलिका के द्वारा में दे दिया जाएगा। किधर गया? ये मूत्र वाहिनी को बाबू मेरे दे दिया जाएगा। ठीक है ना। अब यहां से देखो, फिर से समझ लो एक बार, कोशिका गुच्छ में रक्त आया, यहां से छन गए, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, लवण, जल, कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, ये सब छन के वोमेन संपुट में आ गए। वोमेन संपुट से पहुंचे नलिकाकार भाग में। ये सब नलिकाकार भाग है मेरे दोस्त। अब नलिकाकार भाग में जैसे ही ये पहुंचे तो यहां से जितने भी जरूरियात चीज होते हैं, जरूरियात चीज क्या होते हैं? जैसे ग्लूकोज अपने लिए जरूरी है, कुछ लवण जैसे जरूरी है, वो उसका अवशोषण हो जाएगा। कुछ अमीनो अम्ल जरूरियात होता है, उसका अवशोषण हो जाएगा। यानी फिर से अवशोषण उसका हो जाता है, तो उसको पुनरावशोषण कहते हैं। अब इसके बाद जो बच जाएगा वो अपशिष्ट पदार्थ आके संग्राहक वाहिनी में, यानी कुछ जल के साथ, पूरा जल नहीं निकलता है, आवश्यकता के अनुसार ही जल बाहर निकलता है। तो अब यहाँ पर कुछ जल के साथ यहाँ पे संग्राहक वाहिका के में संग्रहित होकर के और दे दिया जाएगा किसको? मूत्र वाहिनी को दे दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? मूत्र वाहिनी को दे दिया जाएगा। अब ये मूत्र वाहिनी जो है ना, ले जाकर के मूत्राशय में जमा करेगा, मूत्र को मूत्राशय में जमा करेगा, और फाइनली मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। फाइनली मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर इसको निकाल दिया जाएगा। बात क्लियर ना? तो ये आपका होता है उत्सर्जन वाला मामला। ये आपका उत्सर्जन वाला मामला होता है। अगर देखा जाए यहाँ पर कि मूत्र बनाने का उद्देश्य क्या है, आपसे पूछा जाता है, तो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर शरीर से बाहर निकालना, ये मूत्र बनने का उद्देश्य होता है। साथ ही साथ अगर पौधे की बात करें बाबू मेरे, तो पेड़ पौधों में भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। तो कुछ जड़ों के द्वारा निकाल दिया जाता है मिट्टी में, कुछ रंध्र के द्वारा जो है ना अपने वायु में छोड़ दिया जाता है वायुमंडल में, और कुछ जैसे रेजिन और गोंद हो जाते हैं जो पुराने जाइलम में संचित कर लिए जाते हैं। तो उसके भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो है ना वो शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। ठीक है। तो पौधे में रेजिन गोंद पुराने जाइलम में संचित हो जाते हैं, कुछ अपशिष्ट पदार्थ जड़ों के द्वारा मिट्टी में छोड़ दिए जाते हैं, कुछ रंध्र के द्वारा वायु में छोड़ दिए जाते हैं, कुछ पौधे अपने अंदर संचित करके रख भी लेते हैं।
क्लियर ना? तो यहां से आपका उत्सर्जन तंत्र भी समाप्त होता है। ठीक है, और इसी के साथ आपका चैप्टर यहां से खत्म होता है। बोले तो जय प्रकरण आपका कंप्लीट हो जाता है पूरे 2 घंटे के सेशन में। ओके ना? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। और आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।